पर ज्वाइन कर लेता हूँ मोबाइल से। मैं ये देखता रहता हूँ कि कौन कौन जुड़ा हुआ है। आज हम सीखेंगे तो यूट्यूब कैसे काम करता है, गूगल कैसे काम करता है, ये जो हम सर्च करते हैं चीजों को, तो ये कैसे काम करता है। तो देखो, गूगल के बारे में सबने सुना होगा। हैंड रेज करें, गूगल के बारे में किस किसने सुना है। गूगल हो गया, यूट्यूब हो गया, लगभग सबने सुना है। कोई भी ऐसा नहीं होगा, मुझे नहीं लगता, जिसने नहीं सुना होगा। आजकल तो गूगल का नाम ही मतलब यही रख दिया, सर्च करने को ही गूगल कहते हैं कि भाई ये क्या चीज है, तो कहते हैं गूगल कर ले। मतलब उसका नाम ही ये रख दिया सर्च करने को ही कि भाई गूगल कर ले। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे लाइफ का एक अभिन्न अंग है, और आने वाले टाइम में ये बहुत ज्यादा हम इस पर डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो इसलिए इसको समझते हैं आज ये काम कैसे करता है। देखो, गूगल पे जब आप कभी भी कुछ सर्च करते हो, आप क्या करते हो, उस पर कुछ भी एक प्रॉम्प्ट डालते हो, और इमीडिएटली आप देखते हो कि एक रिस्पॉन्स आता है थोड़ी देर में। और वो जो रिस्पॉन्स आता है उसमें आपकी वो क्वेरी सॉल्व हो जाती है, उसमें सब कुछ सामने दिख जाता है। ये जो प्रोसीजर है ये इतना फास्ट हुआ, ये कैसे हुआ, कैसे उसको पता लगा कि मुझे क्या दिखाना है, मैंने क्या पूछा है, कैसे उसका एनालिसिस किया। ये सारा प्रोसीजर को आज हम समझते हैं। इस प्रोसीजर को कहते हैं, देखो सबसे पहले समझना गूगल क्या चीज है। गूगल का आपको मतलब समझ में आना चाहिए कि गूगल एक वेबसाइट है, और ये कोई इंफॉर्मेशन नहीं क्रिएट करता। अगर कोई ये कहे कि गूगल कोई इंफॉर्मेशन बना देता है, ये कोई इंफॉर्मेशन नहीं बनाता। ये क्या करेगा, इंफॉर्मेशन जो ऑलरेडी बनी हुई है, लाखों वेबसाइट्स पे जो इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, ये उसको बस लेके आएगा और तुम्हें दिखा देगा स्मार्ट तरीके से। इस प्रोसीजर को कहते हैं क्रॉलिंग। क्रॉलिंग को मैं अभी समझाऊंगा आपको कैसे काम करता है। देखो, ऐसे समझ लो कि छोटे छोटे ना हमारे इंटरनेट पे स्पाई स्पाई होते हैं ना, जासूस, वे छोड़े हुए हैं गूगल ने, हर जगह छोड़े हुए हैं। इनको कहते हैं गूगल बॉट। नाम सुना होगा, लक्ष्य सुना है, गूगल बॉट कहते हैं उनको। तो ये रोबोट होते हैं छोटे छोटे, और ये हर वेबसाइट पे घूमते रहते हैं दिन भर। मतलब सारी वेबसाइट जो भी बनी हुई है सब पे घूमते रहेंगे, कंटेंट पढ़ते रहेंगे, चल क्या रहा है, क्या लिख रहा है, ये क्या बोल रहा है, जो न्यूज अपडेट हो रही है, सब कुछ देखता रहेगा वो गूगल बॉट। और अब क्या होगा, मान के चलिए अब मैंने कुछ चीज सर्च करनी है। एक इंडेक्सिंग नाम की टर्म होती है जिसको गूगल का दिमाग कहते हैं। मतलब जो हमने डाटा क्रॉलर जो हमने छोड़े हैं, जो हमने बॉट्स छोड़े हुए हैं, उनको डेटा क्रॉलर कहते हैं। वो जो डेटा लेके आ रहे हैं कहीं से कि भाई ये बोल रहा है, ये लिख रहा है, ये इसमें ये नया एडवांसमेंट हुई है। अब इनको एक सुपर इंटेलिजेंट तरीके से इसको स्टोर करते हैं, उसको बोलते हैं इंडेक्सिंग। जैसे तुम अब ऐसे समझ लीजिए, तुम्हारे स्कूल में एक लाइब्रेरियन है। लाइब्रेरियन क्या करेगा, लाइब्रेरियन को ये पता होना चाहिए ना कि मेरे लाइब्रेरी में कौन कौन सी किताबें हैं। तो वो क्या करेगा, सारी किताबों के नाम लिख के रखेगा पहले एक रजिस्टर में कि ये किताब है, ये साइंस की किताब है, ये अब्दुल कलाम जी की किताब है। तो ये जो रजिस्टर में नोट करना था, इसको बोलते हैं क्रॉलिंग। अब आती है इंडेक्सिंग। अब वो इंडेक्सिंग में क्या करेगा, जैसे हर बुक का इंडेक्स होता है ना, कि इस पेज पे ये डेटा है, इस पेज पे ये डेटा है, वो एक अलग जगह स्टोर होती है कि यार अगर इसने ये लक्ष्य ने ये चीज सर्च करी तो इस फलाने इंडेक्स पे जाना है, इस पेज नंबर पे जाना। तो वहां ये सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती रहेगी, क्योंकि क्रॉलर्स जो है, बॉट्स, कुछ ना कुछ लाके बताते रहेंगे उसको कि ये चीज यहाँ रखी है, ये यहाँ रखी है, ये यहाँ है, कौन सी किताब कहाँ रखी है, ऐसे समझ लो। अब होती है रैंकिंग। रैंकिंग का मतलब क्या होता है कि भाई जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको सबसे ऊपर रखो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर सर्च करा कि भाई कॉफी कैसे बनती है, तो कॉफी बनाने का जो तरीका है ये सबसे ऊपर रखा जाएगा। कॉफी कहाँ पैदा होती है, किसने ढूंढी, कहाँ उगाई, क्या हुआ, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये नीचे आ गई। अब समझ में आ रहा होगा आपको कि क्या मतलब रैंकिंग का मतलब क्या है। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सबसे ऊपर, जो लेस यूजफुल है उनको उसके नीचे, ऐसे रखता चला जाएगा। अब क्या करेगा, देखो जब आप कोई चीज सर्च करते हो तो ये 200 से ज्यादा चीजें हमारा गूगल ढूंढता है, यानी कि जैसे कीवर्ड को मैच कराएगा। मान के चलिए आपने ढूंढा एपीजे अब्दुल कलाम अचीवमेंट्स, अब वो कीवर्ड्स ढूंढेगा एपीजे अब्दुल कलाम अचीवमेंट्स। तो ये 200 से ज्यादा चीजें सर्च करेगा। जैसे कि एक तो हो गया आपका कीवर्ड, दूसरा हो गया कि किस वेबसाइट से डेटा उठानी है, वो कितनी पॉपुलर है, विकीपीडिया से उठाऊं या उनकी अपनी कोई वेबसाइट है वहां से उठाऊं, या कोई अदर कंट्री की कोई वेबसाइट है जो उनके बारे में लिख रही है वहां से उठाऊं। फिर वो देखेगा कि यार ये कंटेंट अपडेटेड है नहीं है, ये पुराना कंटेंट तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है ये जब एपीजे पैदा हुए थे तब का लिखा हुआ है। जो लेटेस्ट है उसको उठाएगा। फिर देखेगा कि भाई ये डेटा ऑथेंटिक है या नहीं है, तीन चार डेटा के साथ कंपैरिजन करेगा। तो ये सब एल्गोरिदम करता रहता है उसका, गूगल का एक एल्गोरिदम कहते हैं उसको। तब जाके आपके सामने एक फाइनल रिजल्ट पटक देगा लाके, ये है जी। 0.3 सेकंड में कर देता है ये सारी चीजें।
जो कुछ भी ये मैंने बताया, इंडेक्सिंग, ये वो, जो जो हमारा रोबोट है, ये सब कुछ 0.3 सेकंड के अंदर कर देता है। सोचो कितना फास्ट हो गया, और तुम कहते हो देखा मैंने गूगल कर दिया। ये ऐसे काम करता है। तो अगली बार जब भी कुछ सर्च कर रहे हो, तो सोचो कितना प्रोसीजर उस पर लगा पड़ा है, कितने बॉट्स लगे हुए हैं जो वहां से डेटा ला रहे हैं, इंडेक्सिंग कर रहे हैं, फिर उसकी रैंकिंग बना रहे हैं, फिर उसको तुम्हारे सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। फिर आप जिस पे क्लिक करोगे वही पेज, वेबसाइट खुल जाएगी। अब आते हैं यूट्यूब पे। यूट्यूब कैसे काम करता है? नीलांजना, जब आप भी कुछ सर्च करते हो, कि मान लीजिए आपने उसमें सर्च करा हाउ डज द हार्ट वर्क्स सिमुलेशन, तो आप जैसे ही सर्च करते हो आप देखते हो कि हार्ट की सिमुलेशन निकल के आती है सबसे पहले। कैसे काम कर रहा है वो सारा कुछ समझ में आया। अब देखो इसने कैसे काम किया, ये भी उसी की तरह है लेकिन थोड़ा सा अलग है। गूगल की ही कंपनी है ये, हालांकि एक ही कंपनी होती है सर्च, ये बस वीडियोस को करता है। अब ये क्या कैसे काम करता है? मान लीजिए आपने कोई वीडियो बनाई और आपने उसको अपलोड करा इंटरनेट पर, यूट्यूब पर। तो वो क्या करेगा, जैसे ही आप उसको अपलोड करोगे उस आईडी को वो नोट कर लेगा। एक आईडी मिल जाती है उस वीडियो को कि भाई एक स्पेशल आईडी बन गई इस वीडियो की। अब आप क्या करोगे, जब आप उसको स्ट्रीम करोगे, जब आप वीडियो को चलाओगे, तो क्या करता है, स्ट्रीमिंग आती है ना लिखी, लाइव स्ट्रीमिंग ऑन। तो स्ट्रीमिंग जो होती है, इसका मतलब क्या होता है कि यूट्यूब का जो डेटा है वो आपको छोटे छोटे पैकेट्स भेजेगा। छोटे छोटे पैकेट्स भेजेगा। पैकेट्स में क्या होता है, डेटा होती है, बाइट्स में, मेगाबाइट्स में, ऐसे छोटे छोटे पैकेट भेजता रहेगा। इसको बोलते हैं स्ट्रीमिंग। अब तुम्हारा जो डिवाइस है, तुम्हारा जो लैपटॉप है, तुम्हारा जो मोबाइल है, ये क्या करेगा, उन स्ट्रीमिंग जो पैकेट्स हैं उनको इकट्ठा करेगा और उनको दिखाना स्टार्ट करेगा। अब जितनी तेज तुम्हारा इंटरनेट होगा उतनी तेज तुम्हारी स्ट्रीमिंग होगी, उतनी स्मूथ वीडियो देख पाओगे। ये ऐसे प्रोसीजर काम करता है। अब आप सोचोगे कि भाई ये रिकमेंड कैसे करता है, कि जैसे मान लीजिए हार्ट के ऊपर मैंने करा तो सबसे ऊपर यही वीडियो क्यों आई, और वीडियोस इसके नीचे क्यों चली गई? इसको समझते हैं। ये ऐसे होता है कि जब यूट्यूब तुम्हारी ना हिस्ट्री देखता है, कि वो ये देखता है कि भाई इसने क्या चीज देखी है, इसको किस तरह की वीडियोस पसंद है, ये सजेस्ट करेगा तुम्हें, ये बताएगा कि तुम्हें ये चीज पसंद है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मैं जब मलेशिया आया तो मैंने सबसे पहले आज तक सर्च करा। जब मैं आज तक का चैनल मैंने सर्च करा, अगली बार जब मैंने बंद कर दिया टीवी, मैंने अगली बार ऑन करा, तो यूट्यूब पर सबसे पहले मुझे आज तक ही दिखा रहा है वो, बिना सर्च करे। वो पता लगा लिया उसने कि यार इसको ये चीज पसंद है, इसको ये चीज दिखानी है। इसको कहते हैं एल्गोरिदम बेस्ड रिकमेंडेशन। तो ऐसे वो तुम्हें एल्गोरिदम पढ़ता रहता है कि ये आदमी क्या चाहिए इसको, ये क्या कर रहा है, एनालिसिस करता रहता है एआई के थ्रू। तो वो उसको तुम्हें बताता रहेगा, कि रिकमेंड करता रहेगा, यार ये भी देख लो। अब तुमने आज तक सर्च करा तो हो सकता है वो तुम्हें नमस्ते भारत भी दिखाए, रिपब्लिक टीवी भी दिखाने लग जाए ऐड में। तो आपको उसको समझ में आ रहा है कि इसको चाहिए क्या है। इंटेलिजेंट इतना होता है। अच्छा, चैट जीपीटी का नाम किस किसने सुना है? हैंड रेज करो भाई, चैट जीपीटी का नाम किस किसने सुना है? चैट जीपीटी एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सॉफ्टवेयर है। इसको जो आप बोलोगे वो करके देगा ये। इसको अगर तुमने ये सर्च करके उसमें लिखा कि भाई मुझे ये बता यार 2+2 कितने होते हैं, वो बता देगा इमीडिएटली 4 होते हैं। वो आप उसको पूछोगे ऑपरेशन सिंदूर क्या है, वो बता देगा उसके बारे में। आप उससे पूछोगे एक पिक्चर बना जिसमें एक चूहा एरोप्लेन उड़ा रहा है मार्स पे, मतलब चूहा एरोप्लेन उड़ा रहा है, पहले तो यही अटपटा है। मार्स पे उड़ा रहा है, ब्राउन कलर का चूहा, जूते पहने हुए रेड कलर के। इतना मतलब कॉम्प्लिकेटेड तुमने उसको टास्क दिया, वो फिर भी उसको बना देगा। ठीक है, मैं भी आपको लाइव करके दिखाऊंगा ये चीज। ठीक है, तो ये चैट जीपीटी ने जो कुछ किया ये होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। आने वाला समय इसी का ही होगा। लेकिन एक सच्चाई आपको मैं बताता हूं, ये कहा जाता है कि आज से 5 साल बाद, देखो जब मैंने तुम्हें ये बात बताई कि ऐसा कर देता है चैट जीपीटी, तो तुम्हें बड़ा अचंभा लगा, यार ऐसा भी हो सकता है। लेकिन सैम ऑल्टमैन कहता है, जो कि चैट जीपीटी का मालिक है, वो ये कहता है कि 5 साल बाद आप इस चैट जीपीटी पे हंसोगे। वो कहोगे कि यार इतना बेहुदा भी कोई सॉफ्टवेयर था, इतना स्लो, इतना इजी, इतना लाइट, इतनी आगे पहुंच चुकी होगी इंटेलिजेंस। मतलब कि उसको जनरल इंटेलिजेंस नाम दिया गया, जीआई। वो ये बताएगा कि जनरल इंटेलिजेंस में बात करेगा, मतलब ऐसा समय ज्यादा दूर नहीं है जब मशीनें आपसे ज्यादा स्मार्ट होंगी। मशीनें पहले अंदाजा लगा लेंगी कि लक्ष्य घर में आया है, इसका मूड कैसा है, इसको क्या चाहिए। जनरल इंटेलिजेंस पे अब काम चल रहा है, और वो चैट जीपीटी को हंसेगा कि यार ये भी कभी था इस जमाने में, कभी मतलब ऐसी भी डिवाइस थी कि जो सिर्फ यही कर सके कि पिक्चर ही बनानी है, या ये अंदाजा लगा सके कि ये क्या सोच रहा है। जनरल इंटेलिजेंस इतनी आगे पहुंच चुकी होगी, वो आपको देखते ही ये बता देगी इसको क्या बीमारी है।
डॉक्टर्स को पहले बता दे कि पेशेंट को देख के कि ये इसके अंदर क्या ऑपरेशन होना है, इसको कहाँ दिक्कत है। ऐसे जनरल इंटेलिजेंस आगे बढ़ रही है जिस गति से ये बढ़ रही है। तो जो 90s में पैदा हुए हैं, 80s में पैदा हुए हैं, उन लोगों ने बहुत ट्रांसफॉर्मेशन देखा है। अभी जो 2000 में पैदा हुए हैं बच्चे, उन्होंने तो डायरेक्टली मोबाइल फोन, स्मार्टफोन देखा है। मैं 90s वालों को याद दिलाना चाहूंगा जो 80s में पैदा हुए हैं स्पेशली। हमारे टाइम पे टेलीविजन नया नया आया था, टीवी नया नया आया था, कलर टीवी नया नया आया था, ब्लैक एंड व्हाइट हुआ करते थे जिनको ऐसे खोलते थे। फिर उसके बाद हमने देखा कलर टीवी, बहुत बड़ा सीआरटी हुआ करता था, सीआरटी कहते थे उसको, कैथोड रे ट्यूब। फिर सीआरटी का समय चला गया, फिर वीसीआर आए। वीसीआर का सबको पता होगा, कितनी बड़ी कैसेट लगा करती थी उसमें, और पूरा घर मोहल्ला देखा करता था उसको। तुम्हें पता भी नहीं होगा, लक्ष्य को पता ही नहीं होगा वीसीआर क्या होता है। फिर वीसीआर के बाद आई डीवीडीज। डीवीडीज का भी तुम्हें शायद नहीं पता होगा कि डीवीडी प्लेयर भी कभी हुआ करते थे। डीवीडी पे हम देखा करते थे नई नई फिल्में। तो मेरे पिताजी लेकर आए थे डीवीडी। मोहब्बतें फिल्म देखी थी हमने उस टाइम। राजा हिंदुस्तानी देखी थी उससे पहले। तुम्हें पता नहीं होगा, कैसेट, ऑडियो कैसेट हुआ करती थी टिप्स की। उसके बाद फिर हमें याद है एक टेलीफोन चले राउंड वाले। जिस जो मेरी उम्र के हैं उन्होंने देखे होंगे, राउंड वाले उनको घुमाते थे डायल को, फिर उसमें टेलीफोन घूमता था, फिर वो बहुत देर में जाके वो कॉलिंग होती थी। फिर उसके बाद आए वो बटन वाले टेलीफोन। फिर बहुत दिन बाद आए ऐसा टेलीफोन जिससे वो कील ठोक लो बेशक, नोकिया के। फिर उसके बाद ऐसे फोन आए, जब पहला स्मार्टफोन आया, जब मैं अपना इंजीनियरिंग कर रहा था, मेरे आज भी याद है, पहला स्मार्टफोन आया, उसमें गाने चल रहे थे। तो हैरान था मैं, मतलब गाने भी चल सकते हैं एक मोबाइल फोन के अंदर। सोनी एरिक्सन का फोन था वो। फिर आज देखो, अब एप्पल के फोन ऐसे हो गए हैं, जैसे मेरी बेटी जो है एप्पल का फोन ऐसे चलाती है जैसे पता नहीं वो तो पैदा हुई हो उसको लेके। तो ये जो ट्रांजिशन देखा है हमने हमने मतलब हम वी आर लाइक गोल्डन ट्रांजिशन स्पेक्टेटर्स। हमने वो ट्रांजिशन देख लिया, उसमें सब कुछ देख लिया हमने। अगर कोई बड़ा अगर ये सोच रहा हो कि भाई हमारी आने वाली जनरेशन हमसे ज्यादा स्मार्ट नहीं है, तो आप किसी फितूर में हो। अब जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, दे आर मल्टीपल टाइम्स स्मार्टर देन अस। उनको इतना ज्यादा मतलब रिसोर्सेज मिलेंगे। और जो बच्चा जनरल इंटेलिजेंस के टाइम में पैदा होगा, उसको क्या फर्क पड़ रहा है कि आप उसको क्या याद करा रहे हो। आप उसको पहाड़े रटा रहे हो। हमारे टाइम पे एकू एका दोकू दुआ ये पढ़ा ये रटाया करते थे, अगर आपको याद हो तो। अब कौन किसको याद करा रहा है। तो आने वाले समय में आप देखोगे ये सारी चीजें एक ट्रांजिशन में जाएंगी। अभी हम यूट्यूब की हम बात कर रहे थे, तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि आगे आने वाला समय यूट्यूब का है। जो अगली हमारी जो जनरेशन आएगी वो यूट्यूब के प्रति, मतलब आप समझ लो कि आपको डेडिकेटेड होना पड़ेगा। जो कुछ भी देखोगे आप उसको यूट्यूब पे डालोगे आप। नेक्स्ट जनरेशन इज ऑफ यूट्यूब। ये साइंटिस्टों ने कहा है कि अगली चीज जो है वो यूट्यूब का ही जमाना होगा, गूगल और यूट्यूब का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जनरल इंटेलिजेंस का। तो जिस बच्चे का अगर मन है ऐसा कुछ बनाने का, कुछ ऐसा देखने का जो अजीबोगरीब है, लेकिन उससे दिमाग जो है हमारा, उस पर कितनी निर्भरता बढ़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जब मैं पढ़ाई करता था, मैंने जब इंजीनियरिंग की तैयारी करी थी, तो मुझसे अगर कोई सवाल नहीं होता था, मैं 10 टीचर्स को पकड़ता था। सर आप समझा दो जी, आप समझा दो जी। वो कहता था मेरे पास टाइम नहीं है, लंच के बाद आना। फिर एक टीचर हुआ करता था, वो कहता आज मैं छुट्टी पाऊँ, कल आना। एक सवाल को समझने के लिए 3 से 4 दिन लग जाया करते थे। आज के समय में आपको कोई सवाल समझ में नहीं आता, आप इंटरनेट पे फटाक से उसको डालो और आपको फटाफट सॉल्यूशन मिलेगा विद इन 0.3 सेकेंड्स। ये रिसोर्सेज हमें नहीं मिले थे। हम, मुझे आज भी याद है, मेरा टेक्नोमेट्री के सवाल जो हुआ करते थे, मैं उनको लेकर घूमता रहता था इधर से उधर, उधर से इधर, लेकिन वो क्लियर ही नहीं होकर देते थे। लेकिन फिर भी हमने इंजीनियरिंग क्लियर करी। तो हार्ड वर्क अब कम होता जाएगा, अब आप स्मार्ट वर्क की जनरेशन में जाते चले जाओगे। अगर आपको इस चीज का शौक है तो आप इस पर पढ़ाई कर सकते हो। मैं बताऊंगा सभी को कि आप अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में करियर बना सकते हो, क्योंकि आगे आने वाला समय इसी का है। यहाँ तक कि डॉक्टर्स ऑपरेशंस भी इसी से ही करेंगे। 3D कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुकी है, आपको पता भी नहीं है, दुनिया में 3D कंस्ट्रक्शन, मतलब प्लॉटर्स लगे हुए हैं मकान बनाने में। आप उसमें प्लास्टिक डाल दो, मकान बन के रेडी हो जाता है, 3D प्लास्टिक्स। सर्च करके देखना, चाइना में बन रहे हैं ऑलरेडी। मतलब वो एक ऐसा सिस्टम है, वो गिराता रहता है और उससे बनता रहता है पूरा एक स्ट्रक्चर, 3D स्ट्रक्चर कहते हैं उसको। तो चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक पे। ये आपको समझ में आ गया हो, अब हम बढ़ते हैं ब्रेन पे। मैं ब्रेन का टॉपिक लेकर आया हूँ आपके सामने। मैंने एक बार ये पहले भी बताया था और आज इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं फिर से बताता हूँ। ब्रेन को समझना जरूरी है।
ब्रेन जो है तुम्हारा, ये एक सुपर कंप्यूटर है। इसमें 86 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। मतलब ये छोटे छोटे वायर की तरह होते हैं जो सिग्नल भेजते हैं। और ऐसे समझ लो कि ये सिग्नल इतनी तेज होते हैं कि जैसे एक रेसिंग कार होती है ना, वो भी नहीं कर सकते इसको। मतलब 268 माइल्स पर आवर की स्पीड से हमारे सिग्नल ट्रेवल करते हैं। माइल्स है ये, किलोमीटर नहीं है। मतलब और 3 गुना ज्यादा होता है उससे। अब ब्रेन कब तक एक्टिव रहता है, ये सवाल उठता है। जब तुम सो रहे हो तब भी ब्रेन एक्टिव है, और जब तुम जाग रहे हो तब भी ब्रेन एक्टिव है। जब सो रहे होते हो तो यही ब्रेन क्या करता है, ड्रीम्स देखता है, मेमोरीज ऑर्गेनाइज करता है, जो आपने दिन भर में देखा उसका लेखा जोखा बना के रखता है। ये मतलब हर वक्त काम करता रहता है, हर वक्त बदल रहा होता है। इसको कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। तुम डेली नई चीज देख रहे हो, नए कनेक्शन बना रहे हो, नए चेहरों को देख रहे हो, नई नॉलेज को ले रहे हो, नई डेटा आपको प्रोसेस करनी पड़ रही है। इसको न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। हर वक्त मेरा ब्रेन डायनामिक है, चेंज है, हर समय कुछ ना कुछ देख देख रहा है। ठीक है। अब लेकिन जब मेरा ब्रेन जब इतना फंक्शन कर रहा है तो हमारा ख्याल रखने का फर्ज बनता है कि नहीं बनता? यस और नो? हेलो, यस और नो? यस। हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने ब्रेन का ख्याल रखें। तो आपको क्या टेक्निक मैं बताने जा रहा हूं, उसको बोलते हैं पोमोड्रो टेक्निक। मैंने पहले भी बताया था पोमोड्रो टेक्निक। ये ऐसी टेक्निक है जिससे आप इसको ब्रेन को इतना मजबूत बना सकते हो कि आप इस ब्रेन से कुछ भी याद कर सकते हो। मतलब पोमोड्रो टेक्निक ऐसी होती है, डिस्ट्रैक्शन बंद, जो कबाड़ा था वो सारी डेटा आनी बंद, सिर्फ काम की डेटा फिल्टर होके आएगी। पोमोड्रो टेक्निक। पोमोड्रो टेक्निक का क्या कैसे काम करता है, आप अगर पढ़ाई कर रहे हो, ध्यान से सुनो, इधर देखो भाई, पानी वानी बाद में पीते रहना, कहीं भागा नहीं जा रहा पानी, ध्यान से सुनो इसको। पोमोड्रो टेक्निक क्या कहती है, 25 मिनट का फोकस करो बस। आप कोई पढ़ाई कर रहे हो, 25 मिनट का फोकस करो उस पर, सिर्फ 25 मिनट, घड़ी लगा के। उसके बाद 5 मिनट का रेस्ट लो, इधर उधर घूम के आओ, टहल के आओ, वॉशरूम होके आओ, पानी पियो, फिर आके दोबारा फोकस करो। 25 मिनट से अगर ज्यादा करोगे तो वो फिर डिस्ट्रैक्शन में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। याद रखना इस बात को, अपना कोई भी सेशन 25 मिनट से ज्यादा नहीं रखना। दूसरी टेक्निक होती है 5 4 3 2 1 ग्राउंडिंग टेक्निक। इसका मतलब क्या है कि जैसे मान के चलिए मेरा मन भटक रहा है, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, मैं पढ़ना तो चाह रहा हूँ किसी लॉ को, केपलर्स लॉ को मैं पढ़ना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मैग्नेटिज्म को मैं पढ़ना चाह रहा हूँ, समझ नहीं पा रहा हूँ। तो तुम्हें क्या करनी है उस टाइम पे, ये हर किसी को मैं समझाता हूँ कि 5 चीजों को देखो पहले। ये पानी की बोतल दिख रही है, ये कप दिख रहा है, ये कैटल दिख रही है, ये फ्रिज दिख रहा है, ये ग्लास डोर दिख रहा है। 5 चीजों को देखो। फिर 4 चीजों को फिर छू के देखो। ये टेबल को छू के देखा, ये ग्लास को छू के देखा, ये लैपटॉप को छू के देखा, अपनी नोज को छू के देख लिया। अब फोकस करो, 3 साउंड सुनो, कोई भी 3 साउंड। एक चिड़िया की आवाज आ रही है, एक रोड पे गाड़ी जाने की आवाज आ रही है, एक पानी का जो टैप है इसकी आवाज आ रही है। 3 साउंड सुन ली। अब 2 स्मेल को याद करो। याद करो कि जब मैंने गुलाब को सूंघा था तो कैसी स्मेल आती है, आ हा हा। याद करो कि जब मैं किसी गली में से निकल के जाता हूँ वहां से कितनी कीचड़ की बदबू आती है, उसको याद करो उसको। स्मेल 2 याद कर ली। फिर लास्ट में एक चीज को टेस्ट करो, या फिर लॉन्ग ब्रेथ करो, मतलब लंबी सांस लो। 5 4 3 2 1। जैसे ही तुम ग्राउंडिंग पे आओगे, यानी कि लास्ट का स्टेप जैसे ही पूरा होगा, आप देखोगे आपने अपने ब्रेन को रीएक्टिवेट कर लिया अगले स्टडी करने के लिए। ये उसमें फौज में समझाई जाती है कि जहां पर, जब मान के चलिए कोई फौज में नेवी सील्स को सिखाई जाती है, वैसे ये जो यूएस की नेवी सील्स है, अगर आपने सुना हो। कोई अगर मान लीजिए पानी के अंदर पड़ा हुआ आदमी, और उसको टास्क दिया गया कि पानी के अंदर ही रहना है, तो वो पानी के अंदर इन सारी टेक्निक्स को यूज करेगा कि भाई मैं क्या चीज देख रहा हूँ, कैसे मुझे जिंदा रहना है। अगर हम जैसा आदमी कोई होगा तो हम तो नर्वस हो जाएंगे, लेफ्ट में फंस गए मान लो, हम तो घबरा जाएंगे कि कैसे बाहर आए। तो उनको ये सिखाई जाती है कि ऐसी कंडीशन में कैसे अपने आप को, ब्रेन को फोकस करना है। तो बच्चों को भी मैं ये कहूंगा, अपना 5 4 3 2 1 ग्राउंडिंग ट्रिक सीखो। ठीक है। ये और एक मेमोरी टेक्निक मैं आपको बताऊंगा, निमोनिक्स कहते हैं उसको। निमोनिक्स का नाम सुना है आपने? निमोनिक्स होता है, जैसे कोई फनी सेंटेंस याद कर लो, उससे याद हो जाएगी चीजें। मैंने पिछली बार एक बार बताया था कि प्लैनेट्स के अगर नाम याद रखने हैं तो उसमें कैसे करते हैं। माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। तो इसमें याद आ गया, माई यानी मरकरी, वेरी वीनस, एजुकेटेड अर्थ, मदर फिर हमारा मार्स हो गया, पहले से मरकरी था सॉरी, जस्ट जुपिटर, सर्व्ड सैटर्न, यूएस
यानी अस, यूरेनस, नूडल्स, नेपट्यून, ऐसे याद करनी होती है। ऐसे तुम चीजों के फनी सेंटेंस बना सकते हो। ठीक है, विजुअल मेमोरी गेम बना सकते हो, जैसे किसी चीज को इमेजिन करो इमेज की तरह। अगर मैं बोलूं कि गधा इंग्लिश बोलता है, तो एक टाई लगा के गधा, सोचो कि गधा है, उसने टाई लगा रखी है और वो इंग्लिश पढ़ रहा है। ठीक है, ऐसे मेमोराइज करनी होती है। जैसे हम अगर बात कर रहे हैं मास इनटू एक्सेलरेशन, तो उसको मास को याद करो कि कोई पत्थर गिर रहा है ऊपर से, एक्सेलरेशन यानी पहाड़ से तेजी से गिर रहा है। ऐसी कोई मेमोराइज करने की पिक्चर बनाओ, जो चीज समझ में नहीं आ रही है उसको याद करने के लिए, आप देखोगे बेटर हो जाएगा उसको समझना। फिर एक होता है चंकिंग मेथड। चंकिंग मेथड क्या होता है, देखो 10 डिजिट है कोई भी, उनको दो दो या तीन तीन पार्ट्स में तोड़ दो। ये चीज मैंने वियतनाम में देखी थी। वहां पर क्या करते हैं, मोबाइल फोन को हमारी तरह नहीं लिखते, जैसे हम लिखते हैं ना अपना फोन नंबर 9812346826, वहां ऐसे नहीं लिखते। आप किसी भी शॉप पे देख लेना, किसी भी दुकान पे देख लेना, वहां जो फोन नंबर लिखेंगे वहां क्या लिखेंगे, 9812346826, मतलब तीन 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 के हिस्से, और बीच में स्पेस दे देते हैं। वो याद करने के लिए आसान होता है उनको। 981, 562, 4007। तो ये टेक्नोलॉजी होती है जो वो यूज करते हैं ब्रेन को मतलब सिखाने के लिए। समझ में आया? ऐसे भी तुम याद कर सकते हो अगर कोई वर्ड्स याद करने हैं तो। अब इसके हेल्थ के मैं टिप्स आपको बताने जा रहा हूँ। आपको ब्रेन के हेल्थ में मैं आपको बताऊंगा कुछ फूड्स ऐसे हैं जिसको ओमेगा 3 कहते हैं। जो फिश वगैरह खाते हैं उनका ठीक है, जो फिश नहीं खाते हैं उनको हर्बल लाइफलाइन के प्रोडक्ट्स जो हैं, बड़े बच्चे जो हैं वो खा सकते हैं। छोटे जो हैं उनको क्या करना है, उनको जो है अपना दूध, दही, योगर्ट, इन चीजों से आपको ओमेगा 3 मिल सकता है। बहुत कम मात्रा में मिलेगा, लेकिन मिलेगा। उसके बाद आपके पास कुछ ऑप्शन बचते हैं, वॉलनट्स। ठीक है, आप डार्क चॉकलेट्स होती है, अब चॉकलेट का मतलब ये नहीं कि आज ही चॉकलेट खाने लग जाओगे, ये थोड़ा आगे चल के आपको याद रहे बस। बादाम आप खा सकते हो, अखरोट खा सकते हो, इनसे ही आपका ब्रेन के फूड्स मिल जाएंगे। स्लीप मैंडेटरी आपके लिए। तो ये थे ब्रेन के लिए। अगर मान लीजिए ब्रेन आपका पढ़ाई में नहीं लग रहा, तो आप यहाँ से इसको समझ सकते हो। डीप कोई एक्सप्लेनेशन करनी है, कुछ चीज याद करनी है, तो रिलेटेबल इस तरह के देसी जो मैंने बताए एग्जांपल्स, आप उसके साथ रिलेट कर सकते हो। अब हम चलते हैं कुछ और चीज के पास जो अब इन सबसे अलग है। ये है फेवरेट टॉपिक हमारे लक्ष्य का, स्टार्स। कौन कौन इंटरेस्टेड है स्टार्स के टॉपिक में? हैंड रेज करेंगे भाई। रात को कौन कौन तारों को पढ़ता है, देखता है? क्यों नीलांजना, तारों में कोई दिलचस्पी नहीं है? क्यों भाई सुनील, ये शायद अच्छा उनका बेटा है, सुनील कुमारी जी का बेटा है। अरे भाई बताओ, तारों में किस किस का दिलचस्पी है, स्टार्स में किस किस की दिलचस्पी है? रात को जो देखते हैं ना, योगेश जी की बेटी भी देख रही है ऊपर की साइड। अब रूम में तारे थोड़ी आ जाएंगे, वो बाहर होते हैं ना रात को। हाँ, राधिका का हैंड रेज है पूरा ऊपर तक। क्यों शिव जी, तारों के बारे में जानना है? बिल्कुल भाई, तारों के बारे में जानना है। तारे जमीन पर, किस किस ने देखी है फिल्म? तो अब हम तारे पे चलते हैं ऊपर। भाई वाह, सबने हैंड रेज करा है। अब मैं आपको समझाता हूँ तारे के बारे में, स्टार्स के बारे में समझाता हूँ। ब्लैक होल्स के बारे में जानना है? ब्लैक होल्स के लक्ष्य का हाथ सबसे 0.3 सेकंड में गूगल से भी तेज। तो दोस्तों, सबसे पहले समझ लो कि जो हमारा सन है, जो सूरज दिखाई देता है ना, हम कहते हैं सूरज सूरज, ये क्या है, क्या गर्मी देता है, ये सब भाई ये एक असलियत का तारा है। जो हमसे इतनी दूर बैठे होंगे लोग, जैसे हम तारों को देखते हैं ऐसे वो लोग भी देख रहे होंगे सन को, तो उनको भी एक तारा ही दिख रहा होगा। ये बस हमारे नजदीक है इसलिए वो बड़ा बड़ा दिखाई देता है। हम बात कर रहे हैं स्टार्स की, असली तारे, यानी तारे जो जलते हैं, चमकते हैं। और हम बात करेंगे ब्लैक होल्स की, जो दिखते नहीं है लेकिन सब कुछ खींच लेते हैं। ठीक है। अब सोचने वाली बात है कि जब लाइट ही नहीं निकल पाती, तो ये चीज दिखती कैसी होगी? कैसा दिखता होगा मेरा ब्लैक होल? है हैरानी की बात, जब उसमें लाइट ही नहीं है तो कैसा दिखता होगा? क्या कोई वहां से वापस आ सकता है कि नहीं आ सकता, ये सारा समझेंगे। ठीक है। कौन कौन एक्साइटेड है? वेरी गुड, वेरी गुड। देखो अब ऐसे समझो कि तारा जो है एक लाइट बल्ब नहीं है, ये न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह होता है। न्यूक्लियर बॉम्ब का नाम सुना होगा ना आपने, न्यूक्लियर बॉम्ब। ये न्यूक्लियर बॉम्ब है। और इसमें क्या होती है, सिर्फ जो ये हमें सूरज दिखाई दे रहा है ये गैस है। ये जो लाइट दिख रही है, रोशनी दिख रही है, जो गर्म दिख रहा है, ये सारा क्या है, गैस है। अब ये गैस इतनी गर्म होती है जिसमें, अब अच्छा, आपको मालूम होगा,
सारी गैसेस जितनी भी तारों के अंदर दिख रही हैं ये हाइड्रोजन होती है। न्यूक्लियर फिशन फ्यूजन पढ़े हैं आपने कभी? किस किस ने पढ़े हैं? नहीं पढ़े होंगे, चलो मैं बता देता हूं। तारों के अंदर एक आंधी चलती है न्यूक्लियर रिएक्शन की, जिसको कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब क्या है? दो एटम्स आपस में जुड़ते हैं और रिलीज करते हैं एनर्जी को। ठीक है, अब क्या होता है इसमें? हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, बहुत ज्यादा हाइड्रोजन है सन के अंदर, इतनी ज्यादा हाइड्रोजन है पूछो ही मत। वो हाइड्रोजन क्या करती है? आपस में टकराती है, एक दूसरे में हाइड्रोजन टकरा रही है। सोच के देखो, विजुअलाइज करो कि हाइड्रोजन के एटम्स टकरा रहे हैं, कट 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 कट, और एक नया एटम बनाते हैं। हाइड्रोजन जब मिक्स हो जाता है एक नया एटम बनता है, उसको बोलते हैं हीलियम। हीलियम नाम का एक एटम बनता है, गैस होती है वो। जब हीलियम रिलीज होती है तो इसके साथ क्या हुआ? बहुत सारी एनर्जी निकल के आती है, बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, और वो एनर्जी किस में रिलीज होती है? हीट की फॉर्म में रिलीज होती है। बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। इसी को ही एक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कह देते हैं, और इसी को सन कह देते हैं। जिस दिन सारी हाइड्रोजन खत्म हो जाएगी ये सन टाटा बाय बाय कर जाएगा। हमारा जो सन है ये अभी फिलहाल जवानी के स्टेज में है, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे तुम्हारी जो जनरेशन के जैसी और 200 जनरेशन आ जाएंगी, उनके बाद ये जाके खत्म हो जाएगा, लेकिन होगा खत्म। यूनिवर्स का नियम है कि ये भी खत्म होगा। दिस इज ऑल्सो टेम्परेरी। लेकिन हमें डरने की बात नहीं, हम तो सन देख लेंगे, हमारे जीवन में सन देखते रहेंगे हम। अब इमेजिन करो तुम्हारे घर में एक छोटी सी छोटा सा कोई चूल्हा देखा आपने? छोटा सा चूल्हा जो जलता रहता, उससे कमरा गर्म हो जाता है, हो जाता है। जब वो चूल्हा जलता है तो कमरा गर्म हो जाता है ना, किचन में गर्मी रहती है। सेम उसी तरीके से जो हमारा सन है, उसमें से एनर्जी रिलीज होती है, और हमारी अर्थ पे जो ये हमें गर्मी दिखाई दे रही है ये निकलती है। अब तुम्हें मैं बताता हूँ, एक स्टार के अंदर से जितनी एक सेकंड के अंदर एनर्जी निकलती है ना, उतनी इंडिया का पूरा पावर प्लांट भी 1 लाख साल में नहीं प्रोड्यूस कर सकता। पूरे इंडिया का जो सोलर मतलब सारा जो पावर हाउसेज हैं, वो 1 लाख साल में प्रोड्यूस नहीं कर सकती इतनी हीट जितनी वो एक सेकंड में प्रोड्यूस करता। समझ में आया कितनी एनर्जी है इसके अंदर? अब सोचते हैं कि यार ये पैदा कैसे हुआ, ये जन्म कैसे लिया, इसने सन ने जन्म कैसे लिया? सोच के देखो, कैसे तो पैदा हुआ होगा ये। हुआ क्या था कि सबसे पहले थ्योरीज के ऊपर चलते हैं। ये कहा जाता है कि एक बहुत बड़ा गैस था, गैस का डस्ट था, क्लाउड था एक पूरा, उसको नेबुला कहते हैं। जब ये नेबुला इकट्ठा हुआ एक जगह पे, बहुत सारी गैसेस इकट्ठी हुई, ये थ्योरीज हैं, गया तो कोई नहीं है देखने के लिए। तो वहां पर ग्रेविटी इकट्ठी हो गई, जो ये डस्ट थी सोलर की, बहुत सारी गैसेस थी, एक मतलब क्लाउड था कहीं से आया गैसेस का। वहां पे एक ग्रेविटी इकट्ठा हुई कहीं पर, बहुत ज्यादा ग्रेविटी इकट्ठी हुई। अब हुआ क्या, जैसे ये ग्रेविटी इकट्ठी हुई तो ये क्लाउड क्या करता है? श्रिंक कर जाता है, यानी ये छोटा हो जाता है एकदम से। अब जैसी कोई चीज कॉन्ट्रैक्ट होती है, उसके अंदर हीट बढ़ने लग जाती है। ये सच्चाई होती है कि जब भी आप किसी चीज को छोटा करते हो तो उसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, और जब आप उसको रिलीज करते हो तो हीट रिलीज होती है, ठंडक आती है बाहर। गैस का सिलेंडर का एग्जांपल ले लो, टायर का एग्जांपल ले लो। जब उसमें गैस भरते हैं, हवा भरते हैं, तो उसमें जब हम छेद करते हैं कहीं से या पंचर, बहुत से शैतान बच्चे होते हैं ना, उसकी हवा निकाल देते हैं अंकल की गाड़ी की, तो आप देखते हैं वो हवा जो निकलती है वो ठंडी ठंडी निकलती है। यानी कॉन्ट्रैक्शन से गैस जैसे रिलीज हुई, तो वो उसने ठंडक रिलीज करी, स्टोर कर रखी थी जो उसने हीट। सिमिलरली जब मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ ग्रेविटी की वजह से, तो वो इतना कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि उसने अपने अंदर एक एनर्जी स्टोर कर ली, हीट स्टोर कर ली। बढ़ती चलेगी बढ़ती चलेगी बढ़ती चलेगी, एक ऐसा समय आया जब जहां पर हाइड्रोजन के एटम्स टकराने लगे एक दूसरे से, और एक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट हो गया, जिससे मेरा एनर्जी फिर वो बाहर एकदम झटके से बाहर निकलनी स्टार्ट होगी। ये होती है एक तारे की पैदा होने की गतिविधि। जन्म ले लिया उसने। अब ये जब तक पूरे हाइड्रोजन खत्म नहीं हो जाएगी उसकी डस्ट की, जब तक ये ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, एक गैस वाला गुब्बारा धीरे धीरे जब सिकुड़ के खुद आग का गोला बन जाए, ऐसे ही स्टार बनता है। वो इतना स्टोर होता चला गया कि उसमें अंदर इतनी गर्मी पैदा होगी कि वो एक समय पे जाके ब्लास्ट कर जाए, ऐसे है। अच्छा, अब जो तारे आप आसमान में देखते हो ये सारे एक जैसे नहीं होते, कोई बिलियंस ईयर्स कर के सरवाइव कर गया, कोई जल्दी मर गया, कोई जल्दी पैदा हो गया, किसी में जल्दी फ्यूजन हो गया। तो इतने बड़े बड़े मतलब हमारे पास तारे हैं दुनिया में। अच्छा, किसी को मालूम है हमारा सेकंड नियरेस्ट स्टार कौन सा है?
हाँ हाँ, हैंड रेज करके नीचे कर देते हो यार। BH1 कहते हैं उसको, दूसरा जो तारा है वो हमारे नजदीक है, जो सन के बाद। लेकिन वो इतना नजदीक है, इतना नजदीक कि 1560 लाइट ईयर्स लग जाएंगे वहां तक पहुंचते पहुंचते। ठीक है, वो हमारे सन से 10 गुना बड़ा है। फिर भाई हम चलते हैं एक स्टार के मरने पे। अब ये स्टार खत्म कैसे होगा? अब मान के चलो उसमें सारी, जैसे गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो जाता है, ऐसे ही सारी हाइड्रोजन एक दिन खत्म हो जाएगी, तो वो क्या करेगा, हमारा प्लेनेट वो हमारा खत्म हो जाएगा सारा। मतलब धीरे 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 सूरज मरना स्टार्ट हो जाएगा, एक बॉल बन के रह जाएगा चमकती हुई, जिसे क्या कहते हैं, व्हाइट ड्वार्फ। जो बड़े स्टार्स होते हैं वो ड्रामा करते रहते हैं। वो क्या करते हैं, कभी कोलैप्स हो जाएंगे, कभी तेज बाहर आ जाएगी लेयर, कभी उसमें एक्सप्लोजन होगा, कभी कुछ होगा। सुपरनोवा एक्सप्लोजन कहते हैं उसको। अब हम चलते हैं ब्लैक होल पे। देखो, जब कोई स्टार है और इसका मास है, यानी मास, उसका जो साइज है, वो इतना ज्यादा हो गया कि वो खुद की ग्रेविटी मतलब उसको खाना स्टार्ट कर दे। वो इतना ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि उसकी ग्रेविटी खुद को खाने लग जाए, खुद को उसको बच ना पाए उससे। तो क्या होगा, सुपरनोवा के बाद जो बचा हुआ मास होता है, यानी एक्सप्लोजन जो हो गया जैसे, उसके बाद जो मास बचा हुआ रह गया, उसको सिकुड़ने के लिए, जो जब वो सिकुड़ना स्टार्ट हो जाएगा, श्रिंक होना स्टार्ट हो जाएगा, तो एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जहां पर उसकी ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि वो फिर लाइट भी उसमें से वापस नहीं आ सकती, लाइट को भी अंदर खींच लेगा वो। उसको कहते हैं ब्लैक होल। ब्लैक होल होते हैं। अच्छा, ब्लैक होल का नाम मालूम है जो हमारे नजदीक सबसे नजदीकी ब्लैक होल है? कौन बताएगा सबसे नजदीकी ब्लैक होल? गाइया, गाइया करके उसका नाम है। कॉन्स्टलेशन ऑफियूकुस कुछ करके है, इसके अंदर है वो। चलो उसको छोड़ो। अब मैंने आपको बता दिया ब्लैक होल क्या करेगा, सब कुछ खींचेगा। और ब्लैक होल में एक बार जो गया वो वापस नहीं आ सकता। किस किस ने वो मूवीज देखी है कि ब्लैक होल में गए तो वापस नहीं आते? वो इसलिए वापस नहीं आते, उसमें क्या होता है, ब्लैक होल के अंदर जो भी चीज जाती है ना, वो क्या करते हैं, नूडल जैसी हो जाती है। नूडल देखिए कि लंबी होती है और पतली होती है। इसको स्पैगेटिफिकेशन कहते हैं। यानी कोई भी चीज उसके नजदीक गई, अगर मेरा हवाई जहाज उसके नजदीक गया तो हवाई जहाज क्या करेगा, लंबा लंबा हो जाएगा। वो ग्रेविटी ऐसे लगती है उसमें। तो जो उसके अंदर गया वो खत्म। इवेंट होराइजन करके एक प्लेस होता है, जहां इवेंट होराइजन पे अगर आप पहुंच गए तो उसकी ग्रेविटी स्टार्ट हो जाती है, फिर वो खींच लेती है अपने अंदर, कुछ नहीं छोड़ेगा। तो ब्लैक होल के पास ना ही जाए तो बढ़िया है। उसकी कुछ थ्योरी भी है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप कर सकते हो उसकी सर्च, स्टेलर ब्लैक होल के बारे में सर्च कर सकते हो, सुपर मासिव ब्लैक होल, ये सारी चीजें आप सर्च कर सकते हो। अगर आपको भेजा जाए लक्ष्य सुपर एक ब्लैक होल की ट्रिप पे, तो सोच के देखो, एक बार आंख बंद कर देखो, स्पेसशिप में अगर तुम गए हो, ब्लैक होल के पास पहुंच चुके हो, तो तुम्हारा कैमरा जो रिकॉर्ड कर रहा है ना, वो कैमरा जो रिकॉर्ड कर रहा है लाइट को, वो लाइट भी खिंच जाएगी, मतलब तुम रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते। है अजीब और गरीब चीजें। यूनिवर्स इतना बड़ा है कि इसके बारे में मैं मतलब तुम्हें क्या भी बताऊं। हम तो कुछ भी नहीं है। एलियंस के बारे में जानना चाहोगे? एलियंस, अभी है हमारे पास टाइम, एलियंस के बारे में जानना चाहोगे? यस। किस किस ने सुने हैं कि एलियंस है नहीं है? एलियंस का मतलब क्या होता है? दूसरे ग्रह के प्राणी। मैं तुम्हें इसके बारे में समझाता हूँ थोड़ा सा, एलियंस के बारे में, कि एलियंस होते हैं कि नहीं होते हैं। आगे से अगली बार तुमसे कोई पूछे तो आप बता तो सको। फिल्मों से बहकने वाला इंसान नहीं हो तुम नॉलेज लेने के लिए आए हो। तुमसे कोई पूछे एलियंस होते हैं कि नहीं होते, तुम क्या जवाब दोगे? देखो, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, इसको ऐसे समझते हैं। अभी यस भी है, नो भी है, और मे भी, तीनों चीजें हो सकती है। अब यस को कैसे मैं, पॉसिबिलिटी जो है, लॉजिकल पॉसिबिलिटी है, इसको एक्सप्लेन करूंगा। यूनिवर्स इतना बड़ा है, हम क्या है, एक छोटे से एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अब यूनिवर्स इतना बड़ा है, अगर मान लीजिए मैं तुम्हें एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। राजस्थान में एक मच्छर है, और मान लीजिए हम वो मच्छर है। वो कहता है यार वेस्ट बंगाल में कोई मच्छर हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि राजस्थान के मच्छर को अभी एग्जैक्ट ऐसी नहीं है, पता ही नहीं है वेस्ट बंगाल भी कोई जगह है, वहां पर कोई और भी मच्छर हो सकते हैं। तो हम उस मच्छर की तरह हैं जो अर्थ पे बैठे हुए हैं। हमें पता ही नहीं है कि कौन सी ग्रह पे कहाँ कोई करोड़ों किलोमीटर दूर वहां कोई और ग्रह होगा, वहां कोई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा।
हमारे जैसा एक मच्छर बैठा हुआ है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। इतना बड़ा यूनिवर्स है, तो पॉसिबिलिटीज बनती हैं, पॉसिबिलिटीज बनती हैं कि कुछ है। क्योंकि यार देखो, तुम्हारे जैसे कितने यूनिवर्स हैं, कितनी कॉन्स्टलेशंस हैं। इसी को देख लो, तुम्हारा जुपिटर जो है अपने बराबर में जो है। अच्छा, एक ड्रेक इक्वेशन होती है, ड्रेक इक्वेशन कहता है कि इतने इंटेलिजेंट एलियंस हैं, सिविलाइजेशन हो सकते हैं, कि हम हमें अंदाजा ही नहीं है कि वो कितने हो सकते हैं। क्योंकि यूनिवर्स का पता ही नहीं है कि कितना बड़ा है। जहां तक हम जाते हैं वहीं छोटा हो जाता है हमारा अर्थ, और बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। एक गैलेक्सी में बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं, जो हम सन देख रहे हैं ना, एक सन है। एक गैलेक्सी के अंदर बिलियंस ऑफ सन्स हैं और बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं। तो सोचो कितनी प्रोबेबिलिटी बनती है कि हमारे जैसे और भी लोग होंगे। ठीक है, एक तो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ये है कि भाई होने चाहिए, इतनी पॉसिबिलिटीज है। दूसरा कहता है नो। वो कहता है भाई मैंने तो देखा ही नहीं है, मैं कैसे मान लूं। जैसे लक्ष्य कहते हैं ना, वो कहता है कि भाई आज मैंने उसको देखा। वो कहता मैं कैसे मान लूं यार। तो मानने वाले भी बहुत बैठे हैं, वो कहते हैं भाई मैंने तो देखा नहीं एलियन, मैं कैसे मान लूं। तो वो लोग कहते हैं कि नहीं यार, नहीं है। जब तक ना देख लूं आंखों से, जब तक नहीं मानूंगा। जिद्दी होते हैं रेयान की तरह, कि नहीं। ठीक है, वो कहते हैं कि नहीं है जी, प्रूफ नहीं है, तो मैं कैसे बता दूं। तीसरे लोग हैं, वो कहते हैं मे बी, यार हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है एलियन। ये वो लोग हैं मेरी तरह के, जो ये कहते हैं यार जरूरी थोड़ी है एलियंस के वो लंबे लंबे नाक हो, लंबे लंबे कान हो। वो तो हमने एक रिप्रेजेंटेशन बना ली। ऐसा भी तो हो सकता है किसी ग्रह पे एक छोटा सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, वो भी तो एलियन ही है, लिविंग बॉडी है। या हो सकता है उसकी डायमेंशन अलग हो, हम जैसे बैठे हुए हैं 3 डायमेंशन में बैठे हुए हैं, वो किसी और डायमेंशन में बैठा हो, मेरे सामने बैठा हो, मुझे देख ही नहीं रहा हो। ये थ्योरीज हैं, हम समझेंगे इसको कभी। हम जैसे देख पा रहे हैं यूनिवर्स को, तो इसका जो इकोसिस्टम है, हो सकता है उसका इकोसिस्टम अलग हो, उसको परसेप्शन का इकोसिस्टम अलग हो, तो वो मुझे देख ही ना पा रहा हूं और मैं उसको देख ही ना पा रहा हूँ, जिसको बोलते हैं कि फोर्थ डायमेंशन। तो ऐसे ही बहुत थ्योरीज हैं जिनको आप डिस्कवरी पे देखोगे, नेशनल ज्योग्राफी पे। तो चांसेस हैं कि अब मान के चलिए मैंने कप उठाया, ये जो एक्शन हुआ, ये क्वांटम थ्योरी होती है, इसको थोड़ा पेचीदा है, चलो मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। मैंने इस कप को उठाया, मैंने अब इसको रख दिया। हो सकता है किसी और यूनिवर्स में मैं इस कप को फेंक रहा हूं, या ये कप ही ना हो। ये मतलब अटपटा सा लग रहा होगा तुम्हें, क्या बोल रहा हूं मैं। तो ये टाइम और स्पेस का खेल होता है। मान लीजिए मैंने अब इसको कप को उठा के मुंह से लगा लिया, ये मैंने सोचा है कि मैं इसको लगा लूं। किसी और यूनिवर्स में मैं सोच रहा हूँ इसको मुंह से ना लगा के ऐसे रख रहा हूँ, ऐसे रख रहा हूँ। ये सारे सिनेरियोज हो रहे हों कहीं पर, और इनकी एक सीरीज बन रही हो, और जो उस सीरीज है उसी को टाइम और यूनिवर्स कहते हो। तो ये बहुत पेचीदा यूनिवर्स है, इसके बारे में हम नहीं जान सकते कितना भी कर लें। 1.01% भी हम इसके बारे में नहीं जान पाए। हम ग्रेविटी के बारे में नहीं जान पाए आज तक, ये ग्रेविटी होती क्या है। तो हम क्या जानेंगे यूनिवर्स को। मैं आपको कहता हूं, ये मैंने कोई चीज गिराई, ये नीचे क्यों गिरी, कुछ पता ही नहीं है इसके बारे में हमें, कि ये क्यों गिरी। सच बताता हूं मैं आपको, हमें मालूम है कि गिरने को हम ग्रेविटी कहते हैं, लेकिन इतना इनविजिबल है, पता ही नहीं है कि हुआ क्या, कैसे हुआ ये, क्यों खींच लिया इसने नीचे, ऊपर ही क्यों नहीं गया भाई ये हवा में क्यों नहीं उड़ता रहा ये। क्योंकि इसको पता ही नहीं है, हमें इसके बारे में पता ही नहीं है कि है क्या ये। तुम कभी पेंसिल को उठाओ और उसको गिराओ, हाथ से छोड़ के देखो ये गिरी नीचे क्यों गिरी, आपने देखा है गिरते हुए इसलिए आप उसको मान लेते हो, लेकिन ये गिरी क्यों है ये किसी को नहीं पता आज तक। बहुत चीजें ऐसी, फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन के बारे में देखो, जैसे हमने कोई चीज गाड़ी चलाई, तो फ्रिक्शन क्रिएट हुआ, वो चीज रुकनी स्टार्ट हो गई। ये फोर्स जो है जो उसको रोक रहा है, ये क्या है, ये किसी को नहीं पता आज तक। कितनी दूर जाके कोई चीज रुक रही है ये पता है, लेकिन वो रुक क्यों रही है ये नहीं पता किसी को। इनर्शिया क्या है ये किसी को नहीं समझ में आया आज तक। हम इनकी डेफिनेशंस बनाए बैठे हैं, लेकिन ये आया कहाँ से, कैसे जनरेट हुआ, कहाँ से जनरेट हुआ, क्यों आया, क्या रीजन थे, ये किसी को नहीं पता आज तक। हम बस थ्योरीज बनाते रहते हैं। कम फ्रिक्शन हो गया, ज्यादा फ्रिक्शन हो गया, इतनी दूर जाएगा, इतनी कम रह जाएगा, कैलकुलेशंस करते हैं बस। आया कहां से ये किसी को नहीं पता। रिफ्लेक्शन है, ये बहुत अचंभे की चीज है। देखो रिफ्लेक्शन जो होती है, हम शीशे में देखते हैं अपने आप, ये कैसे आया, कहां से बना ये। हम क्यों देख पाते हैं अपने आप को शीशे के अंदर, ये कभी सोचो। क्यों दिख रहे हैं हम इसके अंदर, हम दीवार के अंदर तो नहीं दिख रहे, हम मिरर के अंदर ही क्यों दिखते हैं। ये भी साइंस है, इसके पीछे भी साइंस है, कहाँ से लगी लगी होगी साइंस। कहाँ से ये साइंस आई होगी कि यार ये ही मटेरियल के आप अंदर आप देख पाओगे, नहीं तो और किसी नहीं देख पाओगे, आईने के अंदर ही देख पाओगे।
ऐसी रिफ्रैक्शन है पानी के अंदर, आपने जैसे सिंक के अंदर चम्मच डाल दी, आप देखोगे वो चम्मच टेढ़ी दिखाई देती है। इसको कहते हैं रिफ्रैक्शन, बेंडिंग ऑफ लाइट, टेढ़ा मेढ़ा दिखता है जिसमें। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, इसको रिफ्रैक्शन कहते हैं। ये कहां से आया, क्यों हुआ, ये हुआ ही क्यों? मैं बोल रहा हूं ये साउंड जो वेव्स हो रही है, जो ये वेव्स में जनरेट हो रही है, ये वेव्स कैसे जनरेट हुई? जब तुम बोल रहे हो ये वेव्स कहां से जनरेट हुई, इनकी फ्रीक्वेंसी कैसे बनी, कैसे ये एम्पलीट्यूड हवा में ट्रेवल कर रहा है, सोच के देखो। इतनी चीजें हैं दुनिया में जो हम मतलब जिनको एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते। इतने फिनोमिनाज हैं जिसको समझ में नहीं आया आज तक कि ये है क्या। तो इतना कुछ हमारे आसपास भरा पड़ा है जिसके बारे में हम समझ सकते हैं। ठीक है। हर चीज में साइंस है। आप एक गुब्बारा भी जब फुला रहे हो तो आप देखो उसमें एयर भर रहे हो, उसमें प्रेशर भर रहे हो, ये प्रेशर नाम की चीज कहां से आई, ये प्रेशर की जरूरत क्यों पड़ी? आपको हैरानी होगी ये बात जान के कि अगर दुनिया में से मधुमक्खी खत्म हो जाए तो इंसान खत्म हो जाएंगे। ये भी साइंस है इसके पीछे, कि मधुमक्खी नहीं होंगी तो इंसान भी मर जाएंगे। ये थ्योरी कहती है इस बात को। आप हैरान हो रहे होंगे ऐसा कैसे हो सकता है ऐसा। ऐसी बहुत चीजें हैं जिसपे इंसानियत टिकी हुई है। सन नहीं होगा तो हम मर जाएंगे, एयर नहीं होगी हम मर जाएंगे, ऑक्सीजन नहीं होगी हम मर जाएंगे, पानी नहीं होगा हम मर जाएंगे। हम बहुत वल्नरेबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और हम किस बात पे लड़ रहे हैं? अच्छा इसके पास ये फलाना टॉय है मेरे पास नहीं है, इसके पास ये वीडियो गेम है हमारे पास नहीं है। तो सोचो हम कितनी मटेरियल चीजों पे उलझे हुए हैं। हमारे आसपास कितनी भयंकर भयंकर चीजें हैं जिनके बारे में हम जान सकते हैं। एक सुई है वो पानी में गिर जाती है, डूब जाती है। एक पानी का जहाज है विक्रांत, वो पानी के अंदर तैरता रहता है, इतना बड़ा। बॉयंसी कहते हैं इसको। कहां से आया बॉयंसी, क्यों तैरा, और ये क्यों डूबा? ये कहां से जनरेट हुई ये सारी चीजें, क्यों क्यों जनरेट हुई ये सारी चीजें? नेचर ने हमें ये सारी चीजें कहां से लाके दी? क्यों ये नियम लाके दिए कि इलेक्ट्रिसिटी ऐसे कॉइल के नजदीक जनरेट होती है? मैग्नेटिज्म के अंदर अगर कोई कॉइल को घुमाओगे तो उस कॉइल में ईएमएफ क्रिएट हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। या उसका उल्टा कर लो, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर अगर आप कोई कॉइल घुमाओगे तो उसमें से मैग्नेटिज्म जनरेट हो जाएगा। ये हैरानी की बात है, ये कहां से जनरेट हो रही है, कहाँ मैग्नेटिज्म, कहाँ इलेक्ट्रिसिटी, क्या है ये, चल क्या रहा है मेरे चारों तरफ? ये होती है साइंस। बॉडी को ही देख लो यार, अपनी बॉडी को देख लो। मैं बोल रहा हूं और बोलता रहूंगा। एनर्जी कहाँ से आ रही है? मैंने खाना खाया, खाने को ब्रेक डाउन किया, ग्लूकोज जनरेट हुआ, कहाँ से उसकी फिर एटीपी मॉलिक्यूल जनरेट हुए, फिर सेल्स के पास गए, माइटोकॉन्ड्रिया ने उसको यूज करा, उसके बाद टॉक्सिन्स निकले, टॉक्सिन्स को ब्लड में डाला, वहां से फिल्टर हुए, एक्सक्रीट हुए। ये इतनी दुनिया की सत्ता चल रही है हमारे अंदर ही। कहाँ से ये कैसे हो रहा है ये सब कुछ, इसके बारे में जानना है तुम्हें। इसीलिए मैं कहता हूँ जो बच्चे हैं उनको इन चीजों के बारे में जानना है, हैरानी की चीजों को जानना है। ऐसा नहीं कि यार मैं तो बड़ा होकर नौकरी करूंगा। करो यार नौकरी, लेकिन इनके बारे में भी सोचो। है इतना कुछ जानने के लिए आपके आसपास। ठीक है। आज का ये मतलब बहुत बढ़िया सेशन था। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो आप पूछ सकते हो। और भी बहुत चीजें थी मैं आपको डिस्कशन में बता सकता था, लेकिन आज समय हमारे पास कम है। मैं और भी चीजें आपको बताना चाह रहा था कि हमारे कंट्रीज में क्या क्या डिस्कवरीज हुई हैं। चलो एक छोटे से टॉपिक में मैं आपको खत्म कर देता हूँ उसको 2 मिनट के अंदर अंदर। जीरो जो है, अगर कोई आपसे पूछे कहाँ डिस्कवर हुआ, ये इंडिया में डिस्कवर हुआ था। आर्यभट्ट ने डिस्कवर करा था। वो भी हमारी तरह क्यूरियस था कि यार ये कैसे कैलकुलेशन निकलती है। जीरो नाम की कोई चीज होनी चाहिए, कहीं ना कहीं तो जीरो होना चाहिए, क्योंकि कुछ ना होना भी तो कुछ है। ऐसा सोचा उसने। ट्रिग्नोमेट्री, जिसको त्रिकोणमिति कहते हैं, ये भी मैथमेटिक्स में इंडिया में सबसे पहले ढूंढी गई थी। इसने फॉर्मूलेज दिए हैं दुनिया भर के, कोसाइन कोसाइन थीटा थीटा जो हम पढ़ते हैं। आज जो मोबाइल के टावर्स है ना, जो हम देख रहे हैं कि मोबाइल के टावर से हमारे पास सिग्नल आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसमें ये सारा टेक्नोमेट्री यूज होती है। बिल्डिंग्स जो बनाते हैं उसमें टेक्नोमेट्री यूज होती है। रोड्स जब डिजाइन होते हैं टेक्नोमेट्री यूज होती है कि यहाँ से एयरपोर्ट जाने के लिए कहाँ से रास्ता निकलना चाहिए जो हमें सस्ता पड़े। प्लास्टिक सर्जरी जो थी वो इंडिया में रिसर्च हुई थी इसकी, बहुत पहले। सुश्रुत करके हमारे एक सबसे पहले सर्जन रहा करते थे, उन्होंने सबसे पहले इसको लेके आए थे। उन्होंने सबसे पहले नाक की, कान की, आंख की सर्जरी करके दिखाई थी। आपने किताब का नाम सुना हो, सुश्रुत संहिता कहते हैं उसको, उसमें आप पढ़ सकते हो। सबसे पहला ऑपरेशन थिएटर इंडिया में था।
आयुर्वेद की खोज इंडिया में हुई थी। आयुर्वेद को सुश्रुत ने बनाया था, चरक ने और सुश्रुत ने। उन्होंने बताया कि कैसे हम हल्दी से, तुलसी से, गिलोय से, अश्वगंधा से, नींबू से कैसे हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। अच्छा, दिल्ली में जंतर मंतर जाना कभी अपने पेरेंट्स के साथ, जरूर घूमने जाना कभी भी अगर टाइम मिले। जंतर मंतर देख के आना। जंतर मंतर क्या है, एक ऐसी जगह बनाई हुई है जो 18th सेंचुरी में बनी थी। ये एक ऑब्जर्वेटरी थी। टेलीस्कोप जब उस समय पे हुआ नहीं करती थी, तो वो क्या करते थे, यहाँ से टेलीस्कोप के थ्रू, एक बिल्डिंग है, उसके थ्रू वो प्लैनेट्स की दिशा देखी जाती थी। उसमें आज भी एक सन डायल है जो हमें टाइम बताता है, एक्यूरेट टाइम बताता है। उसकी शेडोज जो है ना, वो हमें टाइम बता सकती हैं आज भी, जाके देखना आप कभी। और अगर आप कभी गए हो कुतुब मीनार, वहां देखना आज भी एक आयरन पिलर है, अशोक के समय पे बनाया गया था, लौह स्तंभ कहते हैं उसको। वहां आज भी आप देखोगे एक ऐसा खंभा खड़ा हुआ है लोहे का। आज तक जंग नहीं लगा, और सारे देश चुराने के लिए लगे हुए हैं कि इसका हमें एक बार फॉर्मूला मिल जाए, ये कैसे बना है, क्यों इसमें जंग नहीं लग रहा। इतनी जबरदस्त टेक्नोलॉजी रहा करती थी। डेसिमल सिस्टम हमारे इंडिया से रिलीज हुआ था, जिसको पाई कहते हैं। सुना होगा पाई, दशमलव, जिसकी वैल्यू मयंक कितनी होती है, 3.1416। तो ये आज पूरी दुनिया में घूमा हुआ है, ये इंडिया से गया था। अच्छा, किस किस को पता, चेस की शुरुआत इंडिया में हुई थी, सबसे पहले चेस इंडिया में बना था। इसको चेस नहीं कहा करते थे, इसको पहले कुछ और कहा करते थे, चतुरंग कहा करते थे इसको। चार आर्मी होती थी उसमें, इन्फेंट्री, एलिफेंट, और घोड़े होते थे, हाथी होते थे, इनको ही मतलब चेस बनाया गया था। स्ट्रेटेजी बनाते थे उसमें कि कैसे हमें हराना है दूसरे वाले को, गेम बनाया गया था ये। आज के जो वर्ल्ड चेस चैंपियन है ना, वो गैरी कैस्परव है, क्या नाम है उसका, वो भी मतलब इंडिया का ही रिलीज हुआ खेल है जिसको वो आज जीत रहे हैं। अच्छा, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इंडिया से स्टार्ट हुआ था हजारों साल पहले, जब हमारे वो, अगर दिल्ली में देखे हो, उनको बावली कहते थे, बावली, पुरानी बावली हुआ करती थी। उन एक्चुअल में उनको इंग्लिश में स्टेप वॉल्स कहते हैं, स्टेप वेल्स। कुंड होते थे, उसमें पानी जो आता था वो सारा इकट्ठा हो जाता था, वो नीचे जाते थे पानी, रिचार्ज रिप्लेनिश करते थे हमारे वाटर टेबल को। तो इंडिया से स्टार्ट हुए थे ये। अब तो उसका यूज ही नहीं है, अब तो बोरवेल इतने कर दिए लोगों ने। ठीक है, ये सारी चीजें हैं जो हमने स्टार्ट करी हैं। और भी बहुत चीजें हैं। हमने एक मार्स का मिशन लॉन्च करा है, सिर्फ 450 करोड़ में। मार्स पे हमने पहुंच गए। हमने एक ऐसा मिशन बनाया था जो कि लोग, 450 करोड़ में फिल्म नहीं बनती। मार्स की एक फिल्म है, कौन सी है वो, एक मूवी, इंटरस्टेलर। इंटरस्टेलर फिल्म बनी थी, वो उसका बजट इससे ज्यादा था, हम मार्स पे पहुंच गए उतने में। ठीक है, तो ऐसी बहुत चीजें हैं जो हमारे देश में हम सीख सकते हैं। हमें गर्व है अपने देश पे, और हमें देश को आगे बढ़ाना है, बचाना है। आप ऐसे ऐसे फील्ड्स के बारे में सोचिए जो आपके आसपास है, ऐसी प्रॉब्लम्स के बारे में सोचिए जो आपके आसपास है। मैं हमेशा सारे बच्चों को ये कहूंगा, देखो, जब तक अगर आपको कोई इंजीनियर बनना चाह रहा है, कोई साइंटिस्ट बनना चाह रहा है, आप प्रॉब्लम्स के बारे में सोचो। आप देखो आपके आसपास क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम पे काम करो। मैंने पिछली बार एक प्रॉब्लम बताई थी, मैं एयरक्राफ्ट में था, मुझे एक प्रॉब्लम दिखाई दी उसमें कि ये एक बेचारी एयर होस्टेस है, वो खाना खिला रही है सबको। 150 200 आदमी बैठे हैं, उसको एक लेडी खाना खिला रही है। क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि एक मशीन के अंदर खाना रख दिया जाए और वो जाए, सबको खाना मिल जाए? ऐसी प्रॉब्लम्स ढूंढो आप, क्या प्रॉब्लम हो सकती है, फिर आप देखोगे इसका सॉल्यूशन तुम खुद ढूंढोगे। फिर आप बेहतर इंजीनियर बनोगे आगे चल के। ठीक है भाई, अभी कोई अपना सवाल पूछना चाहे पूछ सकता है, कोई चीज समझ नहीं आई पूछ सकते हो, डिस्कशन करना चाहो कर सकते हो। लक्ष्य से मैं बात करना चाहूंगा, लक्ष्य और मयंक से। तो भाई मयंक, बताओ लक्ष्य, आज का ब्लैक होल कैसा लगा? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आज का और ब्लैक होल का जो टॉपिक था, और आपने गूगल यूट्यूब के बारे में, स्टार्स के बारे में बताया, एलियंस के बारे में बताया, बहुत अच्छा लगा हमें और बहुत अच्छा जानकारी भी मिली हमें। और हम चाहते हैं कि आप ऐसा ही टॉपिक बार बार लाएं। और और हम, और एक चीज कहनी थी कि मेरे को, MOM मिशन ना फर्स्ट टाइम में सक्सेसफुल हो गया, तो फोर्थ ऐसी कंट्री बन गई थी जो फर्स्ट मिशन में ही सक्सेसफुल हो गई। बिल्कुल। जो हमारा एक मिशन था, चंद्रयान। हाँ, चंद्रयान। चंद्रयान के बारे में जानते हो? हाँ, जानता हूँ।
क्या फर्स्ट ऐसा खास क्या ऐसा खास है जो कोई और कंट्री नहीं कर पाया चंद्रयान में जो हमने किया है? बता सकते हो? चंद्रयान 3 ना वो साउथ पोल पर लैंड हुआ है, और साउथ पोल ना वो बहुत वहां पर साउथ पोल पर आज तक कोई लैंड नहीं करा। तो वहां एग्जैक्टली पर इंडिया, इंडिया ने सबसे पहले अपना जो चंद्रयान 3 है उस पर लैंड करा था। चंद्रयान 1 और 2 और 3 में क्या डिफरेंस है? चंद्रयान 1, वो चंद्रयान 1 था जो बता सकते हो मैंक? अबे वन नहीं पता तो तू बता। चंद्रयान 1 में ना हमने एक एक डिवाइस छोड़ा था जो उसके चारों तरफ चक्कर लगाता था, जिसको ऑर्बिटर कहते थे। ऑर्बिटर था वो। वो ऑर्बिटर सिर्फ ये देखता था कि चल क्या रहा है। फिर हमने दूसरे में रोवर छोड़ा। वो रोवर जो है वो चलने के लिए गया था, लेकिन वो फेल हो गया था। हाफ सक्सेसफुल हो कहते हैं उसको। हाँ, फेल हो गया था वो गिर पड़ा था 200 फीट ऊपर। जब वो रह गया था, लैंडिंग उसकी सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई, वो गिर पड़ा था। गिरते ही वो टूट गया था। फिर चंद्रयान 3 में हमने जो रोवर को सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग कराया था। रोवर क्या करता है, वहां पे चलेगा, सैंपल्स इकट्ठे करेगा, और सारे सैंपल्स की जो नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, उस ऑर्बिटर को भेजेगा। ऑर्बिटर सैटेलाइट को भेजेगा, सैटेलाइट हमें अर्थ स्टेशन को भेजेगी। ऐसे काम करता था चंद्रयान 3। तो चंद्रयान 3 इज द मोस्ट चीपेस्ट मून मिशन। आपको मालूम है, उससे 2 दिन पहले रशिया ने भी अपना एक मिशन ऑपरेट करा था, सेम। लेकिन वो फेल हो गया था। वो फेल इसलिए हो गया था, उसकी वेलोसिटी कंट्रोल नहीं हुई थी उससे। वो जब गया था, हमारा कैसे गया था, हमारा अर्थ से गया प्रोजेक्टाइल। गोल वो करके गया, गया था। वो धीरे 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 उसके ऑर्बिट को चेंज किया गया, फिर उसके पाथ को चेंज शिफ्ट करा गया, फिर वो धीरे 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 उसको उसके चारों तरफ घूमने लगा। फिर हमने उसके और पाथ को चेंज करा, तो उसने सॉफ्ट लैंडिंग करी। अर्थ ने क्या उसने क्या करा, रशिया ने, उसने यहां से प्रोजेक्टाइल छोड़ा, और छोड़ने के बाद उसने सिर्फ एक ही चक्कर काटना था, और उसके बाद वो फिर लैंड करनी थी उसको सॉफ्ट। तो जब वो यहां से छोड़ा, उसकी जो वेलोसिटी थी वो कैलकुलेट नहीं कर पाया, वो उसके मून की ग्रेविटी को पार कर गई। तो मून की ग्रेविटी उसको खींच नहीं पाई, वो लॉस्ट हो गया आसमान में। तो ये डिफरेंस था, हमारी कैलकुलेटेड स्पीड थी, हमने उसको धीरे धीरे कम करना स्टार्ट करा। वो हमसे पहले पहुंचना चाह रहे थे इतिहास में नाम लिखने के लिए, हाँ। लेकिन वो 3 दिन पहले उनका फेल कर गया, हम जीत गए। तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। इससे ये भी हमें शिक्षा मिलती है कि जल्दबाजी के काम शैतान के होते हैं। क्यों शैतान? मयंक, यस सर। जल जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। किसी की भी तैयारी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो उसकी प्लान, बिल्कुल प्लान तरीके से। एक जैसे मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ कि कील अगर ठोकनी है ना, तो कील को लगाओ, फोकस करो, और हथौड़ा हाथ में रखो, हथौड़े की एनर्जी लेके आओ, और उस पर सीधा एक ऐसा मारोगे वो कील अंदर घुस जाए। इसको बोलते हैं। ऐसा नहीं कि ऐसे ऐसे करते रहो और आएगी तो कील ठुक जाएगी, तो उसमें हाथ तोड़ बैठोगे। हमेशा प्लान तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ, क्या करना है, कैसे करना है, इंफॉर्मेशन ग्रहण करो, और फिर उसको अप्लाई कर दो पूरे जोर के साथ। देखो वो काम कैसे नहीं होगा। ठीक है, वेरी गुड। थैंक यू सर। अब वेलकम। और कोई अपनी कोई बात कहना चाहे भाई? अभी हम चलेंगे दक्ष के पास, जिसने आज वर्कआउट कराया था। कहाँ है दक्ष? हैंड रेज करो यार। हाँ, दक्ष दक्ष दक्ष, आई वांट टू सी यू। दक्ष भाग गया क्या? दक्ष भाग गया भाई। चलो कोई बात नहीं, अब हम जाएंगे, किसके पास चले? हैंड रेज करो भाई। अरे दक्ष तो है, ये रहा। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग दक्ष, हाउ आर यू? I'm fine. How are you? आई एम फाइन, थैंक यू। कैसा लगा आज का? आज का टॉपिक बहुत अच्छा था, एक्सरसाइज बिल्कुल बॉडी स्ट्रेच हो गई। नजदीक आओ थोड़ा यार, इतने दूर क्यों बैठे हो? सो विच टॉपिक डिड यू लाइक द मोस्ट? ब्लैक होल्स। ब्लैक होल्स। यस। आर यू इंटरेस्टेड? ब्लूटूथ ब्लूटूथ हटाओ, आप एक बार नॉर्मल बात करो तब सही आएगा। ब्लूटूथ की वजह से आपकी आवाज इको हो रही है। ब्लूटूथ को डिस्कनेक्ट कर दो। Did you like the topic of brain exercises I told you? यस। So which exercise did you like the most to train your brain to memorize the things? डीप इनहेल एंड एक्सहेल। Deep inhale, exhale. It was not a part of the exercise. It was, can say, it is an exercise, but it is not the technique.
So specifically, which technique did I tell you? 5, 4, 3, 2, 1 grounding technique. If you remember. So will you utilize that technique, or you still don't know about that? भाई उसका पता है नहीं है? 5, 4, 3, 2, 1 टेक्निक जो बताइए। सर देखो मैं फिर से तुम्हें उसको सुनाऊंगा। मयंक के पास चलेंगे हम। मयंक, अनम्यूट योरसेल्फ। Yes, sir. Mike, can you explain 5, 4, 3, 2, 1 grounding technique to Daksh? I think he was not focusing on that. 5, 4, 3, 2 technique मतलब English. English में. In this technique, first step we have to see 5 things like something like Yes. top, fan, glass, mug, or Great. camera, etc. And next we move to 4. 4 we have in this Hmm. way we have to touch 4 things. Exactly. Etc. Or in third step we have to hear 3 sounds. Very good. And in last second step we have to smell. We have to smell. We have to recall the smells. We can't smell. Right now I'm sitting here. How can I smell if the smell is not present? So I have to recall 2 smells, like how I feel when I'm crossing through a village, or how I feel when I'm having a smell of a rose, or how I feel when I'm smelling the wind of an ocean, for example, or any kind of dishes which are being prepared at your home, any kind of smell that you can recall, 2 smells. And then finally, the last one. We have to recall taste. या taste. Exactly. The taste which you like, the taste of pani puri, the taste of bhel puri, the taste of vada pav, or anything, kachori. So whatever, see, all the children I can see, they're smiling. Their faces are smiling, like they are very happy when I'm talking about smelling and eating. Very good. That's why you are fat. So very good technique. In case if you want to focus on something, you have to use this. And there was one more technique which I told you, that Pomodoro technique. Who will be going to explain this Pomodoro technique? I want to see the volunteers. Neelanjana, I'm going to you. Yeah. Last time you had a very tough time with me. So today, I hope it will not be that tough. Neelanjana, how are you? I'm fine, sir. How about you? I'm good. I'm always good. Thank you very much. So, Neelanjana, tell me, what do you understand by the Pomodoro technique and how you are going to use it in your life? Pomodoro technique is such a technique where we have to study for 20 to 25 minutes. Then we should have 5 minutes of break Yeah. after every study session. Hmm. That's called Pomodoro technique. But the challenge is that most of the students, they don't even sit for studying for 25 minutes. So they always want a break. What do you have to speak about that? First of all, then we have to do that technique that is 5, 4, 3, 2, 1. That helps in concentration, I think. Very good. Very good. And focus too. Very good. Very good. So, Niranjana, I want to know something about you. What are your passion? What you want to be? What you want to do in your life? And how is your planning for that? Or you are still undecided? My passion is drawing. I love Drawing. painting. Wow. And I want to become a doctor, a neurosurgeon. Neurosurgeon. Yes. Very good. And Very good. I'm trying to prepare for that. Actually, by looking at your face, I can already feel that a neurosurgeon is sitting in front of me. And Thank you so much. I'm not kidding. I can exactly see a neurosurgeon in you. Your body language looks like a doctor.
And second thing, I want to know, and I want you to please explain to all the students sitting here that what are your uh, techniques which you are going to use to become a neurosurgeon. Means I mean how you are going to experiment all this, how you want to complete all these tasks to become a doctor. What is the plan? What is the strategy? First, I have to read all such books, and one book is not enough for this course. I have to study a lot for this, and practice makes a man perfect. So Exactly. I should prepare from now only. So it means you are going to do a lot of hard work. You are going to use the Pomodoro technique. You are going to study a lot of material, and then you are going not to give up on your goal, right? Yes. So I can see a future neurosurgeon. Will you operate on me or not, free of cost? Okay. I hope I'm not unfit, and I don't get a chance to get me operated by you. So I will focus on Yes. my health. So thank you, doctor. Now I will be moving to one more person. Let's go to Manjeet. Manjeet, I will be unmuting you. I have certain questions from you. Hello, Manjeet. How are you? Manjeet, can you come closer to your mobile phone? I'm not able to hear you. You are inaudible. Yes, sir. Yeah. So Manjeet, introduce yourself. My name is Manjeet and I study in class 5th. I am Wow. from Baral. And my father's name is Sumit Singh. So what do you want to Namaste. become in what do you want to become in life? I want to become an engineer, Which engineer? a software engineer. Wow, software engineer. Any specific reason to become a software engineer? Uh, uh, yeah. No specific reason. You don't like playing games, video games? Yes, So what makes you so much motivated to be a software engineer? I don't know. You don't know what makes you so attracted to this job. I mean, there must be some reason why you want to become a software engineer. Everybody have a reason. Like if I wanted to be an electrical engineer, I want to be because I like electricity. Simple. So if you want to be a software engineer, what makes you attracted to that? Uh, game, Games. So you play a lot of video games, huh? That's not a bad idea. You can play video games. You have to focus on outdoor games as well. There has to be a balance. Very good. You want to say something about today's education? sir. Today's education. Can you come move a little bit closer? Yeah. So, sir, I no, sir. Today's education is better than any education I know. And I like the black hole session. Okay. Then when you say the player becomes a noodle, like I like it. So you are basically saying that you like the black hole concept and you like the concept which I told you, that anything which enters in the proximity of a black hole, it gets converted into a spaghetti or a noodle. Yes, sir. Okay, very good. So I hope you will be willing to join us in the next week session. Last weekend it was very difficult to have a contact with you. And now, okay, thank you, Manjit, for joining us. Now I will be moving to yeah, this guy, very handsome guy on the device of Sunil Kumari. I will be moving to him. I'm unmuting you. Yeah, please introduce yourself. We never saw you before. My name is Dakshiya. I am studying class 5th. I want to become an IAS. Wow. So what makes you motivated to be an IAS? Why you want to be an IAS?
Do you know who is an IAS? I forgot the name. Can you spell your name again? Daksh Daya. Daksh Daya. Have you ever met any IAS? Do you know who is an IAS? No, sir. So you want to become something which you never know. इसने बस पता नहीं कहाँ से रट्टा लगा रखा है कि वही बंदा है, लेकिन उसके बारे में अभी पढ़ना स्टार्ट नहीं किया। IAS is an Indian Administrative Service. It is kind of service. These are some officers which deal with daily administration of India's economy, India's policies, India's foreign affairs, many tasks to do. So these officers, they take care of the country. They take care on the policy level, like administrative level. Like we are doing something and we are safe in the society. We are able to move freely on the streets of India. So there is a power that is controlling all these things. These are IAS officers. So that is a very good idea if you want to be an IAS officer. But I will recommend you to study more about it and follow your heart. Don't follow your instincts. Follow your heart. What you really want to become, just become. If you want to become an IAS, I salute you right now. And I can see a IAS officer in you. And I hope very soon you will be Deputy Commissioner of Faridabad. Thank you, Daksh. Thank you, Daksh Dahiya ji. Very good. Welcome. Yeah. So now I will go to the device of Mr. Manoj. Yeah. Can you unmute yourself? चल बता अपनी चल बताओ अपनी अपने बारे में बताओ। My name is Manan Yadav. Madan. Manan. I'm from Raisina. I'm studies 8th class. Okay. So what are your hobbies? Can you tell me something about your hobbies and what you like, what you don't like, especially what you don't like? I am playing football, cricket. You are playing football. I see you sitting in front of the camera. I don't see you playing football. You play football, right? I like it. Okay. I will go to the fellow, your sister. So please introduce yourself. My name is Manshi Yadav. I am from Raisina. I am studying in class 8th. My hobby is dancing and drawing. Ah, wow. Which kind of dance? Haryanvi dance. Oh. Punjabi dance. Do you have any idea about Kathak? No, sir. No, that is a kind of dance. So if you have a hobby about dance, I want you learn more about dance. What is basically dance is, it's an art form, and various states of India, various civilizations of India, they are associated with different type of dances. So if you study about dance, you will have a lot of varieties of dances in India. So Haryanvi dance and Punjabi dance is just a small mouthpiece of term called dance. Exactly, it is not a dance. The dance form are Kathak, Kathakali, Oriental or dances, and there are various dances. If you study about South India, you will have a variety of dance forms. For sure, Haryanvi is also a dance. It releases your happy hormones. So now, okay, very good. Thank you. Now I will move to someone else. Yeah. Thank you, sir. Welcome. Yogesh, please unmute yourself. Last time we had a discussion with her. She's so cute. Good morning, sir. Good morning. Please introduce yourself. We are looking at you and you are so cute. Thank you, sir. Welcome. My name is Himani. I am in class 7th. So My fa- Shivani, My Shivani, Himani. Himani. Okay, Himani, welcome.
So Himani, tell me what you like, what you don't like. I like the drawing and dance. Dance again. Oh. Which dance? Punjabi? Punjabi and Haryani. And do you like those Bharat dances when we go in the weddings and when we dance on the dance floor of DJ? You like that? Yes, sir. Okay. What else you like? And what is your favorite subject? Science. Science. Oh my God, I love science. And can you tell me which subject you don't like? Like you always feel like it should not be a part of my studies. Maths. Maths. You are exactly same like me. I also don't like maths. Maths is like it sucks. And I wanted to know what you want to be in your life. What is your expectations? Engineer, doctor, driver, or not decided yet? No, sir. Not decided yet. Oh, sad. And okay, I ask you, which profession do you like? You like doctors, engineers. Which profession do you like? Sports, sir. Force? Sports. Sports. You like the sports. Which sports? Racing. Car racing. No, sir. Oh, running racing. Yes, sir. Athletics. We call it athletics. Okay, very good. So if you want to be an athlete, you have to do a lot of hard work. And we wish to see you at the Olympics 2040. Yes. Okay, Himani, thank you. Nice talking to you. Good luck. Anybody else left? Anybody else left? Rian. How can we forget you, Rian? You are our backbencher. So, Mr. Rian, welcome. We welcome you in Health Lovers Club. Rian, how are you? Rian, how are you? I'm fine, sir. Oh, you are always fine. So, Rian, tell me, how was the session today? Well, the section is very good. Okay, thank you. So, where is my fees? The session is good. Yes, session was good. Where is my fees? Okay, if I ask you that, first of all, you should ask me the very simple question that, sir, what is your fees? You didn't tell me. Okay, I tell you what is my fees. My fees is that if, Rian, you start learning the concepts and implement them in your daily life, and do not just only read the books. Okay? Please. Do not just only read the books. I want you to study the books. There is a difference, slight difference between reading and studying. Reading means your eyes are involved, your brain is not involved. But when I'm saying studying the book means all the techniques are working on studying something. Means your all these your body is functioning 100% focusing on something. Like your ears are listening, your mouth is just reading it, your brain is intercepting it and interpreting it, your subconscious mind is storing it. Whole instincts of your body are focusing on something. That is called as study. Like you are sitting in the class, Rian, and your teacher is explaining something and your eyes are listening and your brain is thinking about playing video game. That is not studying. That is just sitting. So this is a difference. So I want my fees you pay by studying the concepts. Whenever there is something, explanation is going on, and you have to focus 100% alert with 100% alertness on that. Not like Himani, who is really sleeping right now. I'm explaining something. Okay. Very good. Lakshay.
I am going to Lakshay again. Lakshay, how are you? I'm fine, sir. I'm fine. So what do you like, Lakshay, other than astronomy? I like to play and I like to draw, sketch. I like to do sketching. Lakshay, can I know the difference between astrology and astronomy? You know what is astronomy? Which you are very likely to be interested in. That is called astronomy. Hmm. Can you tell the difference between astrology and astronomy? Astrology means. Can I speak in Hindi? This meaning? No. I want to know in English. Today's session is in English. I know you are a very good speaker and I respect your Hindi skills, but today's session is different. So we have to respect that also. Decorum. Just speak. What is astrology? Be comfortable. Nobody is judging you based on your English. English is just a language. It's nothing. It's not an education. Astrology means. Or you don't know, I will explain. I Okay, didn't- this question stays like this, alive. I will answer this. I will ask you another question. Yeah. Okay. Yeah. Manjeet, yes. I can tell you the difference between astronomy and astrology. Yes. Come on, please. Yeah. Astrology is that we are the fossil of that is when that we find, and astronomy is the study of stars. Exactly. And what is astrology? Astrology is the what array Arey, study of array. oh Arey nahi, huh. sorry Oh, I okay, no problem. Thank you that you are willing to explain and teaching us. I will tell you the difference. Or okay, Lakshay hand is raised again. Astrology means knowing about a person who knows about the future. No, wrong. Astrology does not mean knowing about the person who knows the future. Astronomy, you know very well. Astrology is knowing about not about the person. What the person is teaching is called astrology. Means like a Baba is sitting and that Baba is telling you, okay, your these planets are not according to the line and you will die this day, you will earn a lot of money on this day. This is called astrology, which is completely bullshit. Nothing more than that. So, so next, it's not about a study about the person. You are telling that it's a study about the person. It's not a study about the person. It's a study about astronomy, but in a very illogical way, without logics. That is called astrology. Like they will tell you, oh, Lakshay, you will have a lot of money in future. You will get married to 2 wives. You will have 5 children. You will have 20 places to visit, and you will never have a lot of money. This is called astrology. Bullshit. Okay? I hope you know the difference. It's not the study about the person. Study about that person is something else. It's psychology. That is called as psychology. Study about people is psychology. So anybody else willing? Okay, Radhika is left. Radhika. Very good, Radhika. Very good. I come to you, Radhika. So Radhika, tell me something about what you want to become and how is your planning for that? morning sir. Good morning. Sir, I like the drawing, painting, and sketching, and I want to become a cardiologist. Oh, wow, cardiologist, Dr. Radhika Lamba. Can you tell me something about what is a cardiologist? Cardiologist is a doctor of heart. Doctor of heart. And what does he do? Advice to other Advice operation. to others and
And now time there are so much of cases of heart attacks, heart problems. Exactly. Oh, yeah. So what would cardiologists do in a heart attack? Simply, you are saying that cardiologist will take care of the heart, right? So if I am getting a heart attack, suppose if I go to you, you are a cardiologist, what will you do to me? There are two types of suddenly and pain. If you Okay. have pain, so I take care you. I give you advice for your heart. Advice. Okay. And if I have a pain, then? Then I give you a device that I fit in your heart. Okay. Very good, Radhika. Very good. You know what is the name of that device? That is called as pacemaker. Pacemaker is a device that will control my heartbeats in case my heart is not functioning well and electrical signals are failed. So this device will help my heart to beat faster, harder, and become normal. So it will basically give some electrical shocks. Very good, Radhika. Very good, Dr. Radhika. So have a big round of applause for cardiologist Dr. Radhika Lamba. Very good, Radhika. तो अब हम अपनी मातृभाषा पे आ जाते हैं, हिंदी पर। तो कोई अपनी बात कहना चाहे तो आप कह सकते हैं। बहुत अच्छा सेशन था, मुझे बहुत अच्छा लगा, आप सभी ने एफर्ट्स दिखाए। अभी एक बच्चा रह गया है। वी विल गो टू अर्चना राजपूत जी's डिवाइस। दैट चाइल्ड इज लेफ्ट। ओके, व्हाट इज योर नेम? Sir, my name is Trishil Ganesh Rajput. कृष्ण? Trishil. ऋषि? Trishil. ऋषि, very good, ऋषि. Do you know Triship, Triship. Trishit? Oh my God, so difficult. Trishit, what is the meaning of Trishit? Can you tell me? Let's start from here. Sir, the meaning of the name is Shivji's third eye. Shivji Dubey is laughing, smiling. Shivji Dubey is smiling when you say Shivji Dubey's third eye. I don't see the third eye in Shivji's. Anyway, okay, Trishit, can you tell me more about your inspirations, what you want to be, and what makes you Sir, I happy? want to become a doctor in future. Why you want to become a doctor? Sir, because a doctor is a man who saves life of other people and person. Very good. So basically, you want to help people by saving their lives. Yes. Wow, Trishit, hats off to you. You're really a great man. Thank you. You are a great man. So how is your planning to do that? Sir, actually my sister is also doing that only. So I also have to do that. Copying your sister. Mm. 2 doctors in 1 home. Yes. Any special doctor? No, not any special doctor. I Can you, no. Can you be a doctor of the hairs? Can you grow my hairs? No, you're not interested in growing my hairs, right? Anyway, very nice to talk to you, Trishit. Best of luck. So many doctors, many engineers, many dancers in this group. We are blessed to have you all in this beautiful Health Lovers Club. So I want to tell you again, I want to remind this again, I want to explain this to you again, that you can become a good doctor, you can become a good dancer, you can become a good actor, you can become a good violinist, become a good pianist, anything you can be good at. But the first thing, you have to be a good human being. The first thing starts with being a good human being. If you are a good human being, you can be good at anything. Believe me. So how to be a good human being? First of all, your brain, your heart, your functions of your body should be completely normal. So how you are going to be a good man? You have to clean your internal organs. You have to clean the brain. You have to clean your thoughts. So start from becoming a good person by becoming healthier. You have to take care of health. Next time, I don't want you to be an ignorant, like something is placed in front of you and you are just thinking like, okay, this is nothing. This is normal. Having a sugar cup is just normal.
No, it is not normal. You are not going to be a healthy person when you are consuming something which is not good for your body. So first thing you have to keep in your mind that a good person always starts by a good diet, right? Everybody agree with that? Raise your hand who agrees with this. Good diet is very necessary, very much necessary for your health. Second thing, to be a good person, what is necessary? Good thinking, good thoughts. Do not make fun of any another child, which is like somebody is wearing the glasses in your class. You are making fun of them. That is not a good person. And you are not obeying your elders. You are not listening to them. You are not understanding what they are saying to you. At least listen to them. Right? We all children are lacking in this. Parents are continuously telling you that you should study, you should go to outdoor play games instead of playing on mobile phones. We have to listen to them. Right, Himani? Parents are the most important person in your life. If I ask Lakshay, who is the most important person in your life? Your father, your mother, right? And if you are not listening to them, then whom you will listen? So first thing, we have to do best for our body. We have to do best for our mind by thinking good. Third thing, we have to listen to our parents. And I can promise to you, all of you, whoever is right now in this group, I can promise to you, you are young or old, you are small or big, whoever, in whatever profession, any dream, anything you want to be, these four fundamental things are the basis of your life. If you follow these four things, you will be successful in achieving anything you want. So let's not make it just only a online lecture. This has to be implemented in your life. Okay, Mayank? Being an IIT aspirant is not just a dream. Being a good human being, being a good engineer is the dream. Clearing the IIT exam is a medium to reach there. It is not the extreme result what I am achieving. If I'm studying in IIT, which I already did 10 years back, did I become a successful engineer by that? No, it is just a medium. I will be a successful engineer when I'm giving something to the society. I'm earning enough money. I'm taking care of my health. My parents are happy. My children are happy. My society is getting something from me. That is the success. And I'm growing every day. I'm talking to you. I'm learning something every day. This is a happiness. I am able to do something which I always wanted to do. Yesterday, I was traveling in a ferry. I was in the middle of the ocean and I was enjoying the wind. This is happiness. That is not the happiness that I'm getting a lot of money. I'm sitting in a room like a duck, and I'm saying that I'm a successful man, and I'm having a lot of stress on my mind. That is not a happiness. Happiness is when you understand why we come in this world. Money is a medium to get it. Agreed? Okay. So a round applause to me. Round applause to everyone. Let's talk with our uncle, Mr. Babulal ji. He want to speak something. गुड मॉर्निंग अंकल जी। हाँ जी, नमस्ते सभी को। भाई मैं तो 3 बात कहना चाहूँगा। आज पहला तो भाई मैं वो दक्ष बच्चा है, बड़ा बढ़िया, बहुत एक्टिवली, बहुत बढ़िया उसने वर्कआउट किया, मैं देख रहा था। वो तो पहले हमारे आशीर्वाद का वो हकदार है आज के। और दूसरे नंबर बात यह है कि भाई हम देख रहे हैं ये बच्चे आने वाले समय में समय पे आके बहुत कुछ बनेंगे। आप इनको इस तरह से तैयार। तीसरी बात आपके लिए है, बस तुम इतने खुश दिखाई दे रहे हो, एक प्रकृति का नियम है, आप खुशी बांट रहे हो तो आपको लौट के कई गुना होके ज्यादा मिल रही है। मैं देख रहा हूँ आपका मतलब बॉडी लैंग्वेज और इतनी चार्मिंग हैप्पीनेस मैं आपके कलम में और में भी नहीं दिख रही। तो बेटे आपको विशेष आशीर्वाद, लगे रहो, बहुत बढ़िया। ठीक है, बस यही कहना। थैंक यू अंकल जी, आप ऐसे ही आशीर्वाद देते रहो, सब बढ़िया होगा, सब बढ़िया चलता रहेगा। तो भाई मिलेंगे अगली एजुकेशन में। हमारे यहाँ सर नहीं दिख रहे कहीं पर, सर भी हैं शायद, कैमरा रोटेट कर दे हैं। लक्ष्य सर से भी हम 2 बात करेंगे।
बहुत बढ़िया अमित, जबरदस्त आज की एजुकेशन क्लास थी, जबरदस्त वर्कआउट था, सबने बहुत बढ़िया किया है। बच्चों ने देखिए लास्ट तक जो रुके हुए हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। बड़ा इंटरेस्टेड टॉपिक था। सबने आज जो है कि हमारे प्लैनेट्स के बारे में भी जाना है, बहुत सारी चीजें सीखने को मिली है। ब्लैक होल्स, कई सन कैसे बनता है, स्टार्स कैसे क्रिएट होते हैं, कैसे डिफ्यूज होते हैं, सारी चीजें बेसिक सी नॉलेज है। गूगल के बारे में देखिए, गूगल के पीछे तो आजकल हर बच्चा पैदा होते ही गूगल चलाता है, तो गूगल के बारे में आपने जो बेसिक चीजें बताई, कैसे वो काम करता है, ये चीजें भी बहुत नॉलेजेबल थी। और एआई के बारे में जो बताया है, आने वाला टाइम ही एआई का है। आप एआई से कुछ भी पूछ लो, सब कुछ जवाब देती है, सटीक जवाब मिलते हैं। तो कैसे वो फंक्शन करता है, आने वाला स्कोप जो है कि एआई का है। एआई इंजीनियर भी बनेंगे आप में से ही कुछ। तो ये सारी चीजें आपने अपना जो गोल डिसाइड किया है उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कैसे करना है। कोई आईएएस बनना चाह रहा है तो उसको क्या उसकी जिम्मेवारियां होती है, क्या पढ़ाई करनी है। कोई कार्डियोलॉजिस्ट बनना है तो उसने क्या करना है, सारी चीजें बहुत बढ़िया ढंग से आपने बताई है। और जो आज आपने इंग्लिश में जो आपने जो टॉक रखी है, बहुत बढ़िया थी। इससे क्या होता है कि देखिए, बच्चे समझ लेते हैं इंग्लिश लेकिन बोल नहीं पाते। ये बोलना प्रैक्टिस होती है, जब हम आपस में बातचीत करते हैं तो इससे हमारी डेवलपमेंट होती है। तो मैं रिक्वेस्ट यही करूंगा, घर में बच्चे हैं 2-3 हैं, तो वो आपस में अगर बहसबाजी करके लड़ाई झगड़ा करे, उसकी बजाय अगर इंग्लिश में थोड़ी बहुत बातचीत करे, कन्वर्सेशन करे, तो वो उनकी पर्सनल डेवलपमेंट होगी। वो बढ़िया ढंग से फ्लो में बोल या इंग्लिश में झगड़ा करें, इंग्लिश में झगड़ा कर ले जाए। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें आज बहुत बढ़िया थी। और वर्कआउट तक का लाजवाब था, बहुत बढ़िया था। थोड़ा सा मैं उनको बताना चाहूंगा कि आप थोड़ा सा जब एक्सरसाइज करते हैं तो आप अपने घुटनों को जो है कि टाइट नहीं रखते, इस वजह से आपकी मूवमेंट होती है, उसमें बैलेंस खराब होता है। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, प्रैक्टिस करोगे आगे तो ये परफेक्ट हो जाओगे। आप थोड़ा सा घुटनों को टाइट रखोगे तो आपकी मूवमेंट बहुत जबरदस्त आएगी। एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग बहुत बढ़िया थी सारी की सारी, लेकिन वहाँ बैलेंस खराब हो रहा था इस वजह से, क्योंकि आपके घुटने बिल्कुल जो है कि एक जगह फिक्स नहीं हो पा रहे। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, ये हो जाएगा। इसको थोड़ा सा फोकस करके रखना है। एक्सरसाइज बहुत बढ़िया थी, सभी बच्चों ने बहुत बढ़िया की, आज बच्चे भी काफी थे। और जो फैट लॉस मैराथन के पार्टिसिपेंट्स हैं, भाई फर्स्ट डे है, एक्साइटमेंट फुल होनी चाहिए। शेक का टाइम आपका जा चुका है, हो चुका है। जिसने भेज दिया फोटो ठीक है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो फोटो भेज रहे हैं। इसका मतलब अभी लोग सो के नहीं उठे हैं, संडे का ये ले रहे कि लेट तक सोना है। तो ये चीजें करोगे तो फैट लॉस मैराथन का कोई फायदा नहीं है। आपका संडे हो चाहे मंडे हो, फैट लॉस मैराथन है तो आपको टाइम टू टाइम ही सारी चीजें करनी है। अब सुबह ये फ्रेश का टाइम था या सुबह न्यूट्रिशन का टाइम था, बहुत सारे लोगों ने फोटो ही नहीं भेजा, तो इसका मतलब आपने लिया ही नहीं है। तो थोड़ा सा टाइम को फॉलो जरूर करना है। आपने जब 20 दिन का टारगेट लिया है तो उस 20 दिन में कुछ अचीवमेंट भी करके जो आप दिखाएंगे तो ही फायदा है उसका। सिर्फ उसमें मैराथन में नाम ऐड कराने से आप रिजल्ट नहीं ले पाएंगे। तो बहुत बढ़िया जिन्होंने एक्सरसाइज की है, जिन्होंने टाइम पे फोटो भेजे हैं। और आज के हमारे लीडर सुमन आंटी जी बहुत बढ़िया लीड कर रहे हैं, बिल्कुल उनके अब तक के सारे प्रोग्राम बिल्कुल टाइम टू टाइम आए हैं। तो बाकी जो पार्टिसिपेंट हैं वो उनको कम से कम देख के कॉपी कॉपी तो कर ले। तो थैंक यू वेरी मच। टाइम बहुत हो गया आज, तो हमने एक्सेस टाइम ले लिया। और शायद अमित आपकी फ्लाइट का भी टाइम नजदीक होगा। तो थैंक यू। कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नई एनर्जी के साथ। नमस्कार। नमस्कार जी सभी के लिए। न्यूट्रिशन भैया सभी लोग टाइम पर लो, सारा आगे पीछे मत करो, फिर शाम तक आगे पीछे ही होता चला जाएगा, वो टाइम बदल जाएगा फिर। इनका मैसेज भी आया सतवीर जी के लिए, क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाह रही थी बेटे, ये सेक का टाइम नहीं है। आधा घंटा ऊपर चल रहे हो। बिल्कुल, बहुत बढ़िया आपने बढ़िया लीडरशिप की पहचान बताई। आज आपका आप लीड कर रहे हैं तो ये आपकी जिम्मेवारी है कि आप टोका टाकी करें। और सतवीर जो है कि 9:15 बजे आप शेख की फोटो भेज रहे थे, आप अपने डाइट प्लान को, इसका मतलब आपने देखा ही नहीं है, आप अब शेक ले रहे हो। क्यों भाई, ना आप वर्कआउट में थे। ऐसे रिजल्ट नहीं आएगा। 102 किलो से 104 किलो हो जाएगा। फैट लॉस में नाम लिखवाने से वजन नहीं कम होता, उसके लिए मेहनत करनी होती है। वर्कआउट में कहाँ थे आप, थे ही नहीं। चलो डिसिप्लिन से अपना करो पूरा। तो ऐसे फायदा नहीं है भाई। आपको करना है, आप अपने लिए कर रहे हो। इससे मुझे या अमित को या किसी तीसरे को या सुमन आंटी को बेनिफिट नहीं होना है, ना आपके बच्चों को, ना आपकी वाइफ को। आपको खुद को ही करना है, खुद के लिए कर रहे हो आपको। तो आप बताओ वर्कआउट क्यों नहीं किया? टाइम टेबल उन्होंने दिया है लिख के, उस टाइम टेबल पे अपना फॉलो करो। हाँ सर नमस्कार। मैं आज वो वहां चल गया था सर सेंटर में, बाकी मैं लेके नहीं गया था, कल से लेके जाऊंगा।
भाई सेंटर में जाने से कुछ नहीं होगा, वर्कआउट आप अपने घर भी कर सकते हो। सेंटर में किया जाके था सर। अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, आप वहां जाके करो, लेकिन ये नहीं है कि आप शेक पे टाइम पे शेक नहीं ले रहे, न्यूट्रिशन के टाइम पे न्यूट्रिशन नहीं ले रहे, उसका कोई फायदा नहीं। अरे सुबह वर्कआउट किया था मैंने सर। हाँ शेक मैंने लिया आधे घंटे लेट, कल से इसको रखूंगा मैं साथ, सॉरी। या आप कोच हो, आपके बहुत सारे पर्सन मैराथन में ज्वाइन है, आप खुद ही टाइम पे नहीं ले रहे तो वो कैसे लेंगे? ठीक है सर। रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको जो है कि निभाना भी पड़ता है। थैंक यू। ओके, ठीक। थैंक यू सो मच, कल फिर मिलेंगे, नमस्कार।